गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राशिद, विवेक, नदीम, जारा, इश, सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। क्या आप सबको ऑडियो बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों? है ना? मेरी अभी कुछ क्लासेस हैं, इसलिए मुझे ये क्लास घर से लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर मेरी कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चों। अ, इसलिए मैं स्टूडियो नहीं पहुंच पाया। और कल थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 आ गया था, तो अगर बहुत डिले करते तो इतने में आपका पेपर आ जाता। इसीलिए पार्ट 2 को जल्दी करना रहा। अगर आज नहीं करते तो फिर अगला संडे तो आपका पेपर ही है ना? तो प्यारे बच्चों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए, जो सेक्शन बचा है उसे फटाफट खत्म करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स को थर्मोडायनेमिक्स को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे बात कर रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स पे जैसा कि मैंने कहा कि हमारी केमिस्ट्री में 3 सवाल हैं और तीनों सवालों पे एक चैप्टर का जन्म होता है। लेकिन जो केमिस्ट्री का पहला सवाल है, आखिर कुछ क्यों होता है, इसका जवाब हमें देता है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स ने इसे बहुत 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 बखूबी समझाया। लेकिन समझाने के लिए उसने दो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया, उसने दो हथियारों का प्रयोग किया। जो सबसे जो सबसे पहला हथियार था मेरे प्यारे बच्चों, वो था एंट्रोपी का। कल की क्लास में ऐसा मैंने आपको सिखाया था कि अगर कभी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आया, अगर कभी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आया, तो ये इस चीज का मतलब है कि वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। और अगर कभी डेल्टा एस टोटल निगेटिव आया, तो मतलब है कि वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर कभी डेल्टा एस टोटल जीरो आया, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, जिसे हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। कहानी ये नहीं थी, कहानी ये थी कि सर, हमारा जो सवाल था कि आखिर कुछ क्यों होता है, हमें उसका जवाब मिला कि नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं हमें उसका जवाब मिला है, और जो जवाब मिला है वो डेल्टा एस टोटल मिला है। अब बच्चा इसे न्यूमेरिकली कैसे सोचे? न्यूमेरिकली ऐसे सोचे कि डेल्टा एस टोटल इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए डेल्टा एस टोटल एक क्राइटेरिया है। अब वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है, ये बात की बात है, मगर ये अपने आप में क्राइटेरिया है। बच्चों, जब हम डेल्टा एस टोटल से स्पॉन्टेनिटी बताते हैं, तो एक समस्या आती है, और समस्या ये आती है कि डेल्टा एस टोटल में डेल्टा एस सिस्टम भी है और डेल्टा एस सराउंडिंग भी है। डेल्टा एस सिस्टम को पढ़ना तो आसान है, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग को पढ़ना आसान नहीं है, और यही कारण था अब कुछ नया बनाना था। वो जो नया बन के आया उसका नाम गिब्स फ्री एनर्जी रखा गया। उस तक पहुंचते हैं, लेकिन आइए देखते हैं इस पे किस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो कल की क्लास में, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में, हमने एंट्रोपी तक का सफर पूरा किया था। आज हम गिब्स फ्री एनर्जी और थर्मोकेमिस्ट्री पे बात करने वाले हैं। बच्चों, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप सबका ध्यान खींचना चाहता है, और वो पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा आप सब देखें। एनसीईआरटी कहता है, वी फाइंड दैट फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपांशन फॉर एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आइसोथर्मल है और आइडियल गैस है तो डेल्टा यू बराबर जीरो होगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो डेल्टा एस टोटल है वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है, इज नॉट जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसने क्या बोला? अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो जो डेल्टा एस टोटल है, जो डेल्टा एस टोटल है वो जीरो नहीं है। सही बात है, वो जीरो नहीं है, वो तो पॉजिटिव है। दस, डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस वेयर एज डेल्टा एस डज। उसने कहा यानी कि जो डेल्टा यू है, जो कि एक स्टेट फंक्शन है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आपका ध्यान खींच रहा हूं, और शायद ये थर्मोडायनेमिक्स जब गहराई से पढ़े तो हमें समझ में आता है। जो डेल्टा यू है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अगर आइसोथर्मल है, अगर आइडियल गैस है, तो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल है, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल है, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल है, डेल्टा यू तो भैया जीरो है। लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू कुछ और है, और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू कुछ और है। यानी इसने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अलग अलग तरीके से आंसर दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो डेल्टा यू है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, उसने सेम आंसर दिया। यहां पे बहुत प्यारा एसर्शन रीजन का सवाल बनाया जा सकता है। मैं चाहूंगा आप सभी इस पॉइंट को जरूर दिमाग में रखिएगा। चलेगा? ऑलराइट, तो प्यारे बच्चों, अब यहां पे कैसे सवाल बनते हैं, एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
तसल्ली से सवाल पढ़िए, सभी बच्चे अटेम्प्ट करिए। मैंने थ्योरी के सवाल, मैंने उन पॉइंट्स पे इस सेशन में फोकस किया है जिस पे आपको एक बार ध्यान रखना है। मैं हमेशा क्लास में कहता था कि थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकली कुछ फॉर्मूले याद करो बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो डेप्थ पॉइंट है वो समझना बहुत बारीकी का काम है, और उन्हीं बातों पे अपन चर्चा, उन्हीं बातों पे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आप सब ट्राई करें, देखते हैं आप सबका क्या आंसर होता है। बड़ा प्यारा सवाल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक प्रोसेस है जो कि स्पॉन्टेनियस है, उसने बोल दिया है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये तो क्लियर हो गया है साहब कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो क्या? फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन टोटल एंट्रोपी इज पॉजिटिव। जानते हो, जब भी ये सवाल आता है ना तो बच्चे अक्सर कहते हैं सर आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि सर ना किसी को एनर्जी देना है, ना किसी को एनर्जी लेना है, ना हीट आएगी ना हीट जाएगी। तो बच्चा कहता है सर डेल्टा एस का फॉर्मूला था क्यू रिवर्सिबल बाई टी, सर क्यू की वैल्यू जीरो है, यानी हम कहते हैं डेल्टा एस जीरो है। सर डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब ये गलत है। कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं? कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं? और जिस जिस बच्चे ने ऐसा सोचा, मैं आप सबको बता दूं आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। कल की ही क्लास में, कल की ही क्लास में मैंने कुछ ऐसा आपको सिखाया था। ठीक है, कल की ही क्लास में मैंने कुछ ऐसा आपको सिखाया था प्यारे बच्चों कि अगर डेल्टा एस आपसे पूछ रहा है और उस समय वो आपसे कह रहा है कि वो जो प्रोसेस हो रही है वो अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर उसने स्पॉन्टेनियस बोल दिया है, तो मैंने कल ही आपसे कहा था मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसने स्पॉन्टेनियस बोल दिया, कल का सेशन जरूर देखिएगा, अगर उसने स्पॉन्टेनियस बोल दिया है तो फिर मैंने आप सबसे कहा था कि अब जो डेल्टा एस है वो जीरो नहीं होगा, वो होगा पॉजिटिव। इसे ऐसे समझते हैं, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो भी तो अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स वो भी तो अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम है। बोलो हाँ या ना? ये समझ पाओगे तो थर्मो की गहराई को समझ पाओगे। ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम है। यस सर, और इस यूनिवर्स के अंदर होने वाली हर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल प्रोसेस। तो जितनी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है प्यारे बच्चों, उससे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। अरे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो समझाता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तो सोचो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका तो डेल्टा जीरो होना चाहिए, लेकिन इसका डेल्टा जीरो नहीं है, इसका डेल्टा एस पॉजिटिव है, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर होने वाली हर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो बच्चों, जब ये सवाल करें बहुत सचेत होके, बहुत संभल के करें। मुझे लगता है जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो मेरे प्यारे बच्चों सही है। आओ देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर नेवर स्पॉन्टेनियस। उसने कहा जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं है। नहीं बच्चों, डेल्टा एच इज नॉट द होल सोल क्राइटेरिया फॉर डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, ऐसा मैंने कल की पार्ट 1 में सिखाया था। एक डेल्टा एच भी है और एक डेल्टा एस भी है, दोनों का मिला जुला रूप हमें स्पॉन्टेनिटी बताएगा, ना तो अकेला डेल्टा एच बताएगा। चलेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगेन एक्सो है मतलब डेल्टा एच निगेटिव है, तो हम क्या ऐसा नियम बना लें कि अगर किसी का डेल्टा एच निगेटिव है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस है? नहीं, ऐसा नियम नहीं बना सकते। अगर किसी का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस है? नहीं, ऐसा नियम नहीं बना सकते। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं बातों पे ये सवाल है। तो लोवरिंग ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शन प्रोसेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ना? डेल्टा एच मात्र क्राइटेरिया नहीं था, या तो डेल्टा एच घटता है या तो डेल्टा एस बढ़ता है। तो इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों, क्या सवाल आप सबको क्लियर है? तो जैसा कि मैंने कहा कि यहां पे अब हम कुछ एक सवाल देख रहे हैं, राइट? तो एक सवाल आप सबके सामने है, और इस सवाल में आपको बस इतना याद रखना था कि अगर आइसोलेटेड बोल दे और स्पॉन्टेनियस बोल दे तो फिर उसका डेल्टा जीरो नहीं पॉजिटिव होगा। बच्चों, अगला जो अपने आप में सवाल है ये बड़ा प्यारा सवाल है, और मैंने इस सवाल के माध्यम से इन सभी टाइप्स को कवर करने की कोशिश करी है। ये क्या है? एम्स 2006 में ऐसा सवाल आया था। यहां सवाल कैसे बनते हैं एक बार आप सवाल पढ़ ले, फिर मैं आपको सिखाता हूं। When you make ice cubes, the entropy of water
प्यारे बच्चों, क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप सबको यह असुविधा के लिए खेद है। लाइट जाने के कारण थोड़ा सा कुछ देर के लिए नेटवर्क चला गया था, तो अभी ये पावर बैकअप से चल रहा है। जैसे लाइट एक बार आएगी, एक बार ये फिर से 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होगा। प्लीज की पेशेंस। तो प्यारे बच्चों, आप सबके सामने सवाल है, ठीक है? चलिए, आप सबके सामने सवाल है, व्हेन यू मेक आइस क्यूब्स द एंट्रोपी ऑफ वाटर, है ना? जब आप आइस क्यूब बनाते हैं तो वाटर की एंट्रोपी में क्या होगा? तो आपसे ऐसे सवाल या तो लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा, या तो वो रिएक्शन के फॉर्म में पूछेगा। या तो वो लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा, या तो रिएक्शन के फॉर्म में पूछेगा। मैं ऐसे सवाल में अगर रिएक्शन लिख दूं, मतलब H2O लिक्विड से बन रहा है H2O सॉलिड। अब बच्चे को समझना है, ये जो रिएक्शन लिखी है, इसमें लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड जब बन रहा है, तो आप सब जानते हैं कि सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, यानी कि जो डेल्टा एस है वो निगेटिव है, यानी कि जो एंट्रोपी हो निगेटिव है। लेकिन केवल खेल इतना नहीं होता, यहां पे कुछ और पूछेगा। अब इसमें अदर टाइप के क्या सवाल बनते, थोड़ा वो समझना, ठीक है? इसमें दूसरे प्रकार के क्या सवाल बन सकते हैं वो समझना। वो क्या करेगा, आपको एक रिएक्शन लिख देगा, सभी बच्चे देखेंगे। H2O लिक्विड से बन रहा है H2O सॉलिड, ठीक है? H2O लिक्विड से बन रहा है H2O सॉलिड। हेलो। तो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। अब वो क्या करेगा, सवाल यहां पे कंडीशन दे देगा। लेट्स इमेजिन उसने यहां पे दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस, और अब आपसे पूछेगा व्हाट इज डेल्टा एस सिस्टम, व्हाट इज डेल्टा एस सराउंडिंग, और आपसे पूछेगा व्हाट इज डेल्टा एस टोटल। क्या सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सवाल पूछने का एक तरीका, जैसा कि एम्स 2006 में आया है, उसने सीधे लैंग्वेज के फॉर्म में सवाल दिया और आपसे एंट्रोपी पूछा है, तो बच्चा बच्चा बता देगा डेल्टा एस नेगेटिव, आंसर होगा डिक्रीज, दैट्स इट। लेकिन यही सवाल पूछने का दूसरा तरीका है, वो ऐसे नहीं, कुछ ऐसे आपको दे और आपसे पूछे व्हाट इज डेल्टा एस सिस्टम, व्हाट इज डेल्टा एस सराउंडिंग, व्हाट इज डेल्टा एस टोटल। अब क्या करें? तो बच्चों, आपको सबसे पहले सिचुएशन को देखना पड़ेगा, उस रिएक्शन को अपने कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा। क्या आपने लिक्विड से सॉलिड, मतलब पानी से बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस पे बनते हुए देखा है? क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे आप सबने पानी को बर्फ बनते हुए देखा है? तो बच्चा कहेगा नहीं साहब, 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ नहीं बन सकता। जब 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ नहीं बन सकता, एक बात तो पक्की है, ये जो प्रोसेस आपके सामने है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी कि सबसे पहले आप इन प्रोसेस को पहचानो, वो स्पॉन्टेनियस है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिर सवाल करो। अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो आई एम डैम श्योर उसका जो डेल्टा एस टोटल है वो लेस देन जीरो है, क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस होता तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता। अब आपसे पूछा डेल्टा सिस्टम। जब सिस्टम पूछे तो उसके लिए हमेशा आपको रिएक्शन को देखना है, सिस्टम को देखना है, और रिएक्शन लिक्विड से सॉलिड बन रहा, यानी इसका जो डेल्टा एस सिस्टम है वो होगा प्यारे बच्चों निगेटिव। अब हम सबको पता है कि डेल्टा एस टोटल बराबर होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। चलेगा बच्चों? हम सबको पता है डेल्टा एस टोटल बराबर होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस टोटल कैसा है? निगेटिव। डेल्टा एस सिस्टम कैसा है? डेल्टा एस सिस्टम कैसा है? निगेटिव। तो अब आपसे पूछा है बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग कैसा होगा। अब आपसे पूछा है बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग कैसा होगा। चलेगा? चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो कैसा होगा ये समझाने के लिए अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। डेल्टा एस टोटल निगेटिव है, डेल्टा एस सिस्टम निगेटिव है, तो बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग की कैसी वैल्यू हो कि डेल्टा एस टोटल निगेटिव हो? तो बच्चा कहेगा सर ये निगेटिव भी हो सकता है और सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एस सिस्टम से छोटा होना पड़ेगा। मैं क्या सिखाना चाहता हूं? मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसे सवालों में हम किस प्रकार से अपनी अप्रोच को रखें, हम किस प्रकार से अपने मेथड को रखें। हो सकता है एक ऑप्शन डेल्टा सराउंडिंग का निगेटिव हो, सही है। हो सकता है एक ऑप्शन डेल्टा सराउंडिंग का पॉजिटिव हो, मगर वहां पे लिखा होगा पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड लेस देन डेल्टा सिस्टम, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डेल्टा टोटल निगेटिव नहीं होगा। बोलो क्या सबको क्लियर है? प्लीज स्पैमिंग ना करें बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दे प्लीज प्लीज प्लीज, है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके सामने ये सवाल था। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर है, ठीक है? अगर आप ये समझ पाए हैं तो आओ चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, आओ चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दे, जल्दी से। ऑल क्लियर, ठीक है बच्चों। मैंने आपको सवाल बताया और सवाल करने का तरीका भी सिखाया। अगला सवाल आप सबके सामने है, सवाल नंबर 15, ठीक है? फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन, आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट। सवाल पूछा है इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। बच्चों, ये जो सवाल है इसमें आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स तो है ही सही, लेकिन इसका जो डेल्टा एच का कंसेप्ट है मैंने आप सबको इक्विलिब्रियम चैप्टर में सिखाया है।
पहले आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं इस सवाल को कैसे करना है। अटेम्प्ट करिए जल्दी से। आई होप ये सवाल आप सबसे बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अपने सामने रिएक्शन क्या गिवन है? रिएक्शन गिवन है PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2 गैस, राइट। और अगर आपको याद हो तो मैंने कंसेप्ट सिखाया था डेल्टा एनजी का। कितने बच्चों को डेल्टा एनजी का कंसेप्ट याद है? जल्दी से अंगूठा दिखा दे। कितने बच्चों को डेल्टा एनजी का कंसेप्ट याद है? क्या आप सबको डेल्टा एनजी का कंसेप्ट याद है? अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। अगर डेल्टा एनजी निगेटिव तो डेल्टा एच भी निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव। बच्चों, सवाल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल के साथ साथ हम कंसेप्ट को भी रिवाइज करते चले, हम उन तरीकों को भी समझते चले जो इन सवालों के लिए या ऐसे सवालों के लिए जरूरी है। एक बात बताओ, क्या आप सभी मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी बता सकते हैं? सर, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एनजी है, सर इस रिएक्शन का जो डेल्टा एनजी है वो है प्यारे बच्चों कितना? 2 - 1 यानी कि 1, यानी इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। और अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो बच्चा बच्चा समझ चुका है इसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, इसका डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। क्या ये सबको क्लियर है? यानी आंसर विल बी 4 विदाउट एनी डाउट। आंसर विल बी 4। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आए हैं, आपसे बनने चाहिए बच्चों। ठीक है, अरे बोलो ठीक है। तो ये कहानी थी आयुष। ठीक है, चलिए, क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑलराइट, तो आइए चलते हैं। क्या सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल क्लियर। चलिए, तो प्यारे बच्चों आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हम सबके सामने अब चलते हैं अगला सवाल, अगला कंसेप्ट। ये जो अगला कंसेप्ट है ये बेसिकली एनसीईआरटी का एक सवाल है। ठीक है, इस सवाल के माध्यम से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं वो समझिएगा। मैं इस सवाल के टाइप को समझाना चाहता हूं। पहले सबसे पहले सभी बच्चे इस सवाल के टाइप को देख लें, समझ लें, फिर अपन मिलके करते हैं। एक बार सवाल आप पढ़ लो। ये एनसीईआरटी का सवाल है और ऐसे हजार सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसे हजार सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बार इस सवाल को सभी बच्चे पढ़े, फिर मैं सिखाता हूं क्या है। ठीक है, आपको एक रिएक्शन गिवन है 4Fe प्लस 3O2 से बना 2Fe2O3। एंट्रोपी चेंजेस दिस। ठीक है साहब, यानी उस रिएक्शन का उन्होंने हमें डेल्टा एस दे रखा है। डेल्टा एस की वैल्यू है -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है साहब, ये तो वैल्यू गिवन है एट 298 केल्विन इन स्पाइट ऑफ निगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब सवाल कहता है कि इसका जो डेल्टा एस है वो निगेटिव है, व्हाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? अगर इसका डेल्टा एस निगेटिव है तो फिर बताओ ये स्पॉन्टेनियस क्यों है? मैं देख रहा हूं आयुष ने चैट में लिखा है ओवरऑल डेल्टा जी निगेटिव, लेकिन डेल्टा जी निगेटिव हम बता सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी हमने डेल्टा जी पढ़ा नहीं है। इमेजिन करो सवाल अगर आपको डेल्टा जी की इंफॉर्मेशन ना दे तो फिर हम कैसे करें? आयुष ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर डेल्टा जी से सवाल कर सकते हैं। यानी अभी कुछ ही देर में जब हम डेल्टा जी की बात कर लेंगे तो आपके सामने इस सवाल को करने का एक तरीका, तो डेल्टा जी का तरीका है ही सही, लेकिन मैं आपका ध्यान वहां नहीं, मैं आपका ध्यान किसी दूसरे मेथड की ओर खींच रहा हूं। मतलब अपने को सोचना आना चाहिए बच्चों। अगर हम एक सवाल को कई तरीके से सोचेंगे ना तो फिर हमारी सवाल को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होगा वो शानदार होगा, राइट। तो अपने को सवाल सोचना आना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम डेल्टा जी से करें तो 100% कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इस सवाल को करने का एक और तरीका होना चाहिए। क्या? सुनिएगा, और उसी तरीके पे आपका ध्यान खींच रहा हूं। जिस दिन आप डेल्टा जी पढ़ लोगे अभी हम डेल्टा जी कर लेंगे। चलो, आपको डेल्टा जी इतना तो याद होगा ना, बता देता हूं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या सभी बच्चों को याद है? तो आप क्या करोगे? डेल्टा एच की वैल्यू रखोगे, डेल्टा एस की वैल्यू रखोगे, टेम्परेचर रखोगे, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो कह देना स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर वो हमें नहीं वैल्यूज देता है इनकी या ऐसे कुछ, तो फिर हम क्या सोचे? स्पॉन्टेनिटी बताने के इस पूरे चैप्टर में दो हथियार हैं, दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक डेल्टा एस टोटल का है और एक डेल्टा जी का है।
अभी जो आपने सोचा वो डेल्टा जी था, मगर एक इंस्ट्रूमेंट और है, और वो इंस्ट्रूमेंट है प्यारे बच्चों डेल्टा एस टोटल का। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि मैं कहूंगा, अगर इसे स्पॉन्टेनियस होना है, यानी कि मैं कहूंगा इसका जो डेल्टा एस टोटल है वो निगेटिव होना है कि पॉजिटिव होना है। सर अगर इसे स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा एस टोटल को पॉजिटिव होना है। बच्चों अगर डेल्टा एस टोटल को पॉजिटिव होना है तो हम सब जानते हैं डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को पॉजिटिव होना है। अब सवाल क्या है बच्चों, जरा सुनिएगा। अगर मैं इस सवाल को इस दूसरे मेथड से करना चाहता हूं, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो प्रश्न में हमें डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू तो गिवन है, और डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू कितनी गिवन है प्यारे बच्चों, डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू गिवन है -49.4, लेकिन हमें डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू गिवन नहीं है। अब क्या करें, अब करें तो करें क्या, तो यहीं पे आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। इमेजिन करते ये हमारे सामने एक सिस्टम है, ठीक है, और इमेजिन करते ये बगल में सराउंडिंग है। क्या सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान सुन रहे हैं, साहब सुन रहे हैं क्या, बोलो ना यार। अब इमेजिन करते हैं सराउंडिंग से सिस्टम को हीट मिला, समझिएगा, और सराउंडिंग से सिस्टम को हीट मिला क्यों, कितना मिला क्यों, कितना मिला क्यों। अगर सराउंडिंग से सिस्टम को हीट क्यों मिला, और मैं अगर डेल्टा एस सिस्टम निकालता हूं प्यारे बच्चों, तो आप सब कह दोगे साहब लेट्स इमेजिन इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, तो आप कहोगे डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा, Q/T1, Q/T1। और अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा, तो बताओ सराउंडिंग से हीट जा रही कि सराउंडिंग को हीट मिल रही, तो बच्चा बच्चा कहेगा सराउंडिंग से हीट जा रही, मतलब सराउंडिंग का नुकसान है, मतलब सराउंडिंग के लिए माइनस है, यानी डेल्टा एस सराउंडिंग होगा -Q/T1 -Q/T2। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब मेरी बात को समझना, यानी सिस्टम के लिए प्लस क्यू है तो सराउंडिंग के लिए माइनस क्यू है, सिस्टम के लिए प्लस क्यू है तो सराउंडिंग के लिए माइनस क्यू है, सराउंडिंग के लिए प्लस क्यू है तो सिस्टम के लिए माइनस क्यू है। अगर कभी यहीं पे कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर की हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि डेल्टा एस सिस्टम बराबर QP/T1, और मैं ये भी तो कह सकता हूं ना डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर -QP/T2। क्या मेरी बात सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। और आप सब जानते हो कि जो QP होता है वही तो डेल्टा H के बराबर होता है। तो मैं कहना क्या चाहता था कि जो डेल्टा एस सराउंडिंग है, अगर QP का मतलब डेल्टा एस सिस्टम है, अगर QP का मतलब डेल्टा एस सिस्टम है, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी, माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी। बोलो आप ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मतलब मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूं कि दिमाग में एक फॉर्मूला और रखो, दिमाग में एक कंसेप्ट और रखो जिस पर बेस्ड एनसीईआरटी में सवाल है, और एम्स में ऐसे सवाल आए हैं, बने तो आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। डेल्टा जी का एक तरीका है, मगर डेल्टा जी का मात्र एक तरीका नहीं, अपने को ऐसे भी करना आना चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, अपने को दे रखा है डेल्टा एच सिस्टम, राइट, और डेल्टा एच सिस्टम कितना दे रखा है, सॉरी डेल्टा एच सिस्टम अपने को सवाल में दे रखा है, और डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों -1648 इंटू 10⁻³ चलेगा। तो जब आप डेल्टा एस सराउंडिंग निकालोगे तो कह दोगे माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी, और आप इसको सॉल्व करोगे तो +1648 इंटू 10⁻³ और वैल्यू रख के से सिंप्लीफाई कर लोगे। जब आप यहां पर इस पूरी कहानी को वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करोगे, 1648 इंटू 10⁻³ बाई टेम्परेचर जो कि कितना है 298, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है। और क्योंकि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, इसीलिए आप कहोगे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष, इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है, नंबर 1, अगर कभी हमसे स्पॉन्टेनिटी पूछे तो हमेशा डेल्टा जी नहीं सोचना है, हमेशा डेल्टा एस टोटल नहीं सोचना है। ये दिमाग में सबके क्रिस्टल क्लियर हो जाए, डेल्टा एस टोटल भी एक इंस्ट्रूमेंट है, डेल्टा जी भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इज दिस क्लियर। या तो सवाल हमसे डेल्टा जी पे सोचने पे मजबूर करेगा, या तो डेल्टा एस टोटल पे मजबूर करेगा, और डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होना यानी वो स्पॉन्टेनियस होने का सबूत है, यानी वो स्पॉन्टेनियस होने का सबूत है, यानी वो स्पॉन्टेनियस होने का सबूत है। अगर ये आपको क्लियर है तो जल्दी से अंगूठा दिखा दीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। बच्चों जल्दी से अंगूठा दिखा दीजिए। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, डेल्टा एस टोटल से हमने स्पॉन्टेनिटी तो बताया, लेकिन जो डेल्टा एस टोटल का कंसेप्ट है वो ऐसा कंसेप्ट था जिसमें डेल्टा एस सराउंडिंग इन्वॉल्व था, और हर वक्त डेल्टा एस सराउंडिंग को पढ़ना आसान नहीं था, और हर वक्त डेल्टा एस सराउंडिंग को पढ़ना आसान नहीं था। आपके सामने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है,
तो जब ये नोट्स आपको मिलेगा, जिसको देखना हो वो देख लेगा, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। मैं आपका ध्यान कल से कह रहा हूं, कैलकुलेशन की ओर नहीं खींच रहा हूं प्यारे बच्चों। ये जो एनसीईआरटी के सवाल हैं, जो ऐसे प्रोफाइल हैं जो एक बार एग्जाम के पहले देख के जाना चाहिए, बस मैं वो देखने कह रहा हूं। चलेगा? मतलब ये मत सोचना कि सर मुझे ये कैलकुलेशन करनी है ना, वहां इतनी सिंपल वैल्यू होगी, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है क्या? चलेगा? ठीक है क्या? बोलो चलेगा? चलेगा? हाँ बच्चे, उसमें टेम्परेचर केवल 298 केल्विन बोला है, तो अपने को वही टेम्परेचर मानना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर अलग अलग होता तो फिर अपन उसके हिसाब से करते, नहीं बोला है तो अभी केवल वही टेम्परेचर मान के चलेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे ही डेल्टा एस टोटल का कंसेप्ट आया, अब दुनिया को समझ में आ गया कि भैया डेल्टा एस टोटल को पढ़ना आसान नहीं है। अब एक नया कंसेप्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया गिब्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। सर ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी जो स्पॉन्टेनिटी पता करने का दूसरा तरीका है। जैसा मैं कल से कह रहा हूं, फटाफट पहले 5 मिनट में इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, थ्योरी बता देता हूं और फिर इसके सवाल सिखाता हूं, ठीक। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी बता दूं। गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी प्रोसेस के होने न होने का कारण होता है। इस पूरे टॉपिक में हम लोग बेसिकली जी नहीं डेल्टा जी निकालते हैं, और आपसे कहा जाता है कि जो डेल्टा जी है वो अपने आप में स्टेट फंक्शन है। मैं तो कल से कह रहा हूं, आप इस सिलेबस में जितने कंसेप्ट पढ़ते हैं, जितने पढ़ते हैं, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे एंट्रोपी हो, चाहे गिब्स हो, वो सब के सब स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसा बाकी सबके साथ वैसा इसके साथ भी है। बच्चों, ये जो डेल्टा जी होता है, जो कि किसी केमिकल रिएक्शंस की, मेरे शब्दों को सुनिएगा, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताने के काम आता है। मतलब दुनिया की हर चीज स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, आप डेल्टा जी से नहीं बता सकते। केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी बताने काम करता है। अगर कभी किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो आप कहते हैं वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और अगर कभी किसी प्रोसेस का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर कभी किसी का डेल्टा जी जीरो है तो कहते हैं वो इक्विलिब्रियम है। क्या सबको इतनी बातें याद है? अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो आप कहोगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो आप कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी जीरो है तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल, जीनत ने बिल्कुल सही चैट में लिखा है, सर एक्सेप्ट वर्क एंड हीट। वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन है, और उनके अलावा जितने हैं सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। यही हमारा सिलेबस है। चलेगा? अब एक सवाल आप सबसे पूछता हूं। हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली क्या निकालते हैं? डेल्टा जी। क्यों निकालते हैं? ताकि स्पॉन्टेनिटी बता पाए। किसकी बता पाए? रिएक्शन की। कैसे बताएं? सिखाता हूं। इस पूरे टॉपिक में जो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, जिन जिन फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं, पहले वो सिखा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो सभी बच्चों को याद होना चाहिए वो है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बच्चों, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि जो डेल्टा जी है वो सिस्टम का है, जो डेल्टा एच है वो सिस्टम का है, और जो डेल्टा एस है वो भी सिस्टम का है। इस पूरी कहानी में सारी की सारी कहानी किसकी चल रही है? सिस्टम की। यहां सराउंडिंग कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जो डेल्टा जी होता है वो सिस्टम की स्टडी करके, वो सिस्टम की स्टडी करके, वो सिस्टम की स्टडी करके स्पॉन्टेनिटी बताता है। सराउंडिंग को देखने की आवश्यकता नहीं है। और सही भी तो है ना यार, सराउंडिंग को कैसे पढ़ पाओगे? एक बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसके लिए मैं सराउंडिंग को जिम्मेदार ठहराऊं, ये कहां से सही होगा? उस बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार होगा ना यार। सिस्टम को देख के स्पॉन्टेनिटी बताई जाए, ना कि सराउंडिंग को देख के स्पॉन्टेनिटी बताई जाए। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आप सबको दिख रहा है, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप सबको याद हो। दूसरा फॉर्मूला जो इस चैप्टर में आप सभी को याद हो, डेल्टा जी को कहा जाता है यूजफुल वर्क डन, एंड डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू यूजफुल वर्क डन। माइनस डब्ल्यू यूजफुल वर्क डन, माइनस डब्ल्यू यूजफुल वर्क डन। जैसे कई बार हम लोग माइनस डब्ल्यू नॉन पीवी भी कहते हैं, जैसे कई बार हम लोग माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल भी कहते हैं, जैसे कई बार हम कुछ भी कहते हैं एक्सेप्ट यूजफुल वर्क, एक्सेप्ट नॉन यूजफुल वर्क, हम इसे हमेशा कुछ भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल हो सकता है, फ्रिक्शनल हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग, यहां पे हर वर्क लिखा जा सकता है। इस पूरे चैप्टर में डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए बच्चों को, दैट इज डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एस टोटल, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अब एक बच्चा मुझसे कह सकता है सर डेल्टा एस टोटल भी स्पॉन्टेनिटी बताता है? मैंने कहा हां। डेल्टा जी भी स्पॉन्टेनिटी बताता है? मैंने कहा हां। तो सर दोनों की स्पॉन्टेनिटी बताने का तरीका सेम है कि तरीका अलग है? देखो, दोनों बताते तो स्पॉन्टेनिटी है, लेकिन दोनों अलग अलग अंदाज में बताते हैं।
डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम नहीं, डेल्टा एस सराउंडिंग नहीं, डेल्टा एस टोटल। अगर कभी डेल्टा एस टोटल हुआ पॉजिटिव, अगर कभी डेल्टा एस टोटल हुआ पॉजिटिव, तो आप कहते हो प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस। खुद सोचो ना बच्चों, अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हुआ यानी मैं कह सकता हूं कि जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हुआ। ये पॉजिटिव हो के स्पॉन्टेनिटी बताता है, ये निगेटिव हो के स्पॉन्टेनिटी बताता है, दोनों बताते स्पॉन्टेनिटी ही है, बस बताने का तरीका अलग है। इन द सेम वे, अगर कभी डेल्टा एस टोटल हो जाए निगेटिव, तो डेल्टा जी कैसा होगा? पॉजिटिव। इन द सेम वे, अगर कभी डेल्टा एस टोटल हो जाए जीरो, तो डेल्टा जी कितना होगा? जीरो। आज हमने स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ढूंढ लिया, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ढूंढ लिया, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ढूंढ लिया। अब जो कहने वाला हूं वो आज की क्लास का एनसीईआरटी का और इस साल सिलेबस में हुए मॉडिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सब लोग ध्यान से सुनना। हो सकता है, हो सकता है जब वो सवाल फ्रेम करे तो जो इस साल सिलेबस में चेंज है वहां से भी कुछ सवाल फ्रेम हो, इसलिए अगले पॉइंट को बहुत ध्यान सुनना। ये सारी की सारी कहानी इस चैप्टर में बच्चों को याद होनी चाहिए। अगली जो कहानी है प्यारे बच्चों, जो आप सबको समझनी है, ठीक है, जो आप सबको समझनी है, पहले ध्यान से सुनना फिर अपन समझते हैं। अगर इस पूरे चैप्टर में हम फॉर्मूले की लिस्टिंग की बात करें तो एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताते हैं तो सवाल यह है कि सर हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कैसे बताते हैं? हाउ टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी फॉर केमिकल रिएक्शन। अपने सामने फॉर्मूला तो आ चुका है, और फॉर्मूला क्या आया? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया? अब सर इससे हम स्पॉन्टेनिटी कैसे बताएं? हाउ टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी यूजिंग दिस फॉर्मूला, हम बताएं कैसे? तो वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो यार, दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसका अपना डेल्टा एच होगा, उसका अपना डेल्टा एस होगा, एग्री। और आप सब डेल्टा एच डेल्टा एस निकालने के काबिल हैं। आज आते ही मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था और जहां आपने मुझे डेल्टा एच बताया था। मतलब दुनिया की हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल सकते तो सवाल में गिवन होगा, ये हम मानते हैं। बोलो क्या ये हम मानते हैं? बोलो क्या ये हम मानते हैं? अब समझना बच्चों, अगर दुनिया की कोई भी रिएक्शन है तो उसका या तो डेल्टा एच निगेटिव होगा, उसका या तो डेल्टा एस निगेटिव होगा। अगर उसका डेल्टा एच निगेटिव है तो हो सकता है डेल्टा एच निगेटिव होगा, हो सकता है डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, इन्हीं चार कंडीशंस में होने वाली है, इन्हीं चार कंडीशंस में होने वाली है, एग्री। मैं क्या सिखाना चाहता हूं? मैं आपको कुछ ही देर में जादूगर बनाना चाहता हूं। किसी रिएक्शन को देख के आप रिएक्शन की किस्मत बता दोगे। कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, आप बता दोगे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, और नहीं है स्पॉन्टेनियस तो कब स्पॉन्टेनियस होगी। N2+3H2 से बना अमोनिया, आप रिएक्शन देख के बता दोगे वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, और अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो आप बता दोगे वो कब स्पॉन्टेनियस है। ये सब कुछ कैसे बताएंगे वो सिखाने वाला हूं, चलेगा। तो प्यारे बच्चों, हाउ टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसका लिए हमारे सामने फॉर्मूला है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, चलेगा। अब देखो यार, दुनिया का कोई भी सवाल करना है, अपने सामने कंसेप्ट तो यही है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच होगा निगेटिव, एक उदाहरण लेके समझा रहा हूं, और डेल्टा एस भी होगा निगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस करने के लिए मुझे डेल्टा जी को निगेटिव करना पड़ेगा, तो सारा खेल टेम्परेचर को खेलना पड़ेगा, चलेगा। अब सवाल कैसे करें सर, हम समझे कैसे? तो बच्चों, इस पूरी कहानी को मैं छोटे से रूल में आपको याद करा देता हूं, और आप हर सवाल वैसे ही करने की कोशिश करना। अगर दोनों हुए निगेटिव, अगर दोनों हुए निगेटिव, कौन निगेटिव? सर डेल्टा एच भी निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव हुए तो स्पॉन्टेनियस के लिए बच्चा याद कर ले लो टेम्परेचर। सर ऐसे कैसे याद कर ले? ऐसे याद करो, अगर दोनों है माइनस, और माइनस का मतलब होता है लो टेम्परेचर, माइनस मतलब कम, राइट। तो माइनस है तो वो कब स्पॉन्टेनियस होगा? लो टेम्परेचर पे। और अगर दोनों हुए प्लस, अगर दोनों हुए प्लस, दोनों हुए प्लस, तो याद कर लेना वो स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे, वो स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे, चलेगा। मैं कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी बता रहा हूं, तो सवाल आपसे कंडीशन फॉर नॉन स्पॉन्टेनिटी भी पूछ सकता है। मैं आपको सिखा रहा हूं वो कब स्पॉन्टेनियस है, तो इसकी जो उल्टी कंडीशन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस की है। एक रिएक्शन ऐसा है जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, जो कि अभी इस रिएक्शन में था, जो कि अभी इस रिएक्शन में था। मैं रिएक्शन में आ रहा हूं, इसका डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव,
इसका डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव। यानी ये जो रिएक्शन है कब स्पॉन्टेनियस होगी, हाई टेम्परेचर पे। बट द क्वेश्चन इज, जो सवाल हमारे सामने है, सर व्हाट डू यू मीन बाय हाई टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय लो टेम्परेचर। सिखाता हूं उसके पहले, अगर डेल्टा एच निगेटिव हुआ और डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ, तो बच्चों कल की क्लास में सिखाया था, दुनिया में जितनी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं, या तो एनर्जी घटती है या तो रैंडमनेस बढ़ती है, या तो एनर्जी घटती है या तो रैंडमनेस बढ़ती है। यानी ये जो कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है जिसके लिए हर रिएक्शन तड़प रही है। वो कहती है भैया या तो मेरी एनर्जी घटा दो या तो रैंडमनेस बढ़ा दो। मैं कहूंगा ये ऑलवेज स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है, मैं कहूंगा ये ऑलवेज स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है। समझ पा रहे बच्चों। लेकिन अगर कभी डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए और कभी डेल्टा एच निगेटिव हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस होने वाली नहीं है। बच्चा दिमाग पहले सेट कर ले, फिर सवाल कैसे बनता वो सिखाता हूं। अगर दोनों हुआ निगेटिव तो लो टेम्परेचर पे, अगर दोनों हुआ पॉजिटिव तो हाई टेम्परेचर पे। अगर एनर्जी घट रही, एंट्रोपी बढ़ रही, सुने है बिल्कुल गोल्डन सिचुएशन है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमेशा स्पॉन्टेनियस है। और अगर कभी दोनों का उल्टा है तो कभी भी स्पॉन्टेनियस होने वाला नहीं है, कभी भी स्पॉन्टेनियस होने वाला नहीं है। चलेगा। मैंने जो बताया है वो डेल्टा जी निगेटिव का कंडीशन बताया है, डेल्टा जी निगेटिव का कंडीशन बताया है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल आपसे डेल्टा जी पॉजिटिव का कंडीशन भी पूछ सकता है। चलेगा। अब एक सवाल आता है कि सर ये बताओ, आप कह रहे थे लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, किससे लो किससे हाई, ठीक है। तो बच्चों ऐसे सवालों को करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो सवाल है, ये जेई मेंस का सवाल है, जेई मेंस 2024 का, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत कठिन आ रहा है। बस अपने को कंसेप्ट सारे दिमाग में रखने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जेई मेंस 2024 का सवाल है, डिक्टो ऐसा ही सवाल मैंने क्लास में कराया है, बस मैंने वहां पे 30 और 0.06 लिखा है, जाके देख लेना। सेम कंसेप्ट पे सवाल फ्रेम हो रहे हैं, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, राइट। बस हमें याद सब होना चाहिए, यही फिजिकल केमिस्ट्री है। तो सवाल मुझसे कहता है व्हाट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो जब भी आपसे स्पॉन्टेनिटी पूछे, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, दुनिया का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले उसके लिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लीजिए। सर वो कैसे निकालेंगे भैया, अपना फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना। अब सुनना, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है तो मुझे डेल्टा जी को क्या करना पड़ेगा, जीरो, यस और नो। और अगर डेल्टा जी जीरो हुआ तो मैं कहूंगा डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, यहां से टेम्परेचर आ चुका है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। और जब आप वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 400, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, ये किलो जूल है और किलो जूल है, वेल कई बार वो जूल देता है, उसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आंख बंद करके सवाल नहीं करना। अब सारी बातें ऐसी चल रही हैं कि उस 5 मई को क्या करना, उस आने वाले संडे को क्या करना, उन बातों को सिखा रहा हूं। इन चीजों का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। तो 400 बटे 0.2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप सबके सामने टेम्परेचर आ जाएगा। आ जाएगा क्या, जरा जल्दी से मुझे बता दो टेम्परेचर कितना आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों। डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, बोलो टेम्परेचर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 1000 कैसे आएगा बच्चे, 2 2 जा 4 होता है ना यार। बोलो कितना टेम्परेचर आएगा, 2000। अब मेरी बात को समझना, रुको रुको रुको, ये जो 2000 आया ये क्या है, ये जो 2000 आया ये क्या है, ये 2000 है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो अगर दुनिया का कोई भी सवाल आए, सबसे पहले उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाला जाए और फिर कहा जाए उस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से या तो ज्यादा या तो कम। आज सवाल मुझसे पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, तो आंसर तो यही होगा। लेकिन इमेजिन करो क्वेश्चन मुझसे पूछा होता बताओ ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो मैं कहता सर स्पॉन्टेनियस के लिए इसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, यानी स्पॉन्टेनियस के लिए आंसर होगा हाई टेम्परेचर। सर आपसे हाई की मुझसे हाई, किसी से हाई नहीं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हाई, यानी आंसर होगा ग्रेटर देन 2000 केल्विन। एक ऑप्शन 2000 से बड़ा होता, टिक करके चले आते। क्या ये सबको कंडीशन समझ में आया, जल्दी से बताइए। यानी ऐसे सवालों में क्या करना है, सबसे पहले अपने को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है और फिर देखना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हाई की लो। क्या एक सवाल मैं सभी बच्चों से पूछ लूं प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं सभी बच्चों से पूछ लूं, जवाब देंगे। ये सवाल सबको क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, क्लियर है तो जल्दी से, ऑल क्लियर, क्लियर है, बोलो क्लियर है, बिल्कुल सही, क्या बात है। आयुष राज सिंह ने, मोहम्मद अंसार ने, जीनत ने, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है।
अब इन सवालों को हवा में करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो सभी बच्चों को जवाब देना है। तैयार हो? कुछ देर पहले मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, और रिएक्शन ये आपके सामने स्क्रीन पर है। मुझे बता दो ये जो रिएक्शन है ये कब स्पॉन्टेनियस होगा, ये कब स्पॉन्टेनियस होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। कितने बच्चे बता देंगे? कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी बता दोगे क्या? स्पॉन्टेनियस होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए कि हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर चाहिए कि हाई टेम्परेचर? तो बच्चा मुझसे कहेगा सर स्पॉन्टेनियस के लिए हाई टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा एच बी कैसा है? पॉजिटिव। डेल्टा एच बी कैसा है? पॉजिटिव। मगर किससे हाई? उसके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हाई। अगर इस सवाल में इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गिवन होता तो आप बता देते सर उस टेम्परेचर से जो हाई टेम्परेचर होगा उसी पे स्पॉन्टेनियस होगा। इस प्रकार से हमने दुनिया के सभी रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी को बताना सीखा। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है बच्चों? क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी के कुछ बेसिक फॉर्मूले याद हो। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। प्यारे बच्चों, जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो अगर कभी कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, अब मैं चल रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कभी कोई केमिकल रिएक्शन है, लेट्स इमेजिन एक रिएक्शन है हमारे सामने, ए प्लस बी से बना वही अपनी फेवरेट रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा जी निकालें। तो डेल्टा जी निकालने का एक तरीका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक और तरीका है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहां पे जो क्यू है ये रिएक्शन क्वोशेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो क्यू है ये रिएक्शन क्वोशेंट को रिप्रेजेंट करता है। सभी बच्चे बिल्कुल कान खोल के सुनना जो मैं कहने वाला हूं, आई विल नॉट रिपीट अगेन। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, राइट? चलेगा। अब ये जो है ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा। तो बच्चे के दिमाग में एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ सर, यानी दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, चलेगा। अगर कभी सिचुएशन हमसे बोले इक्विलिब्रियम की, अगर कभी सिचुएशन हमसे बोले इक्विलिब्रियम की, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। और जैसे डेल्टा जी जीरो हुआ तो ये जो फॉर्मूला ऊपर वाला है ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आता है और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बताता है, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बताता है, बट सवाल है वो एक्सटेंट कैसे बताता है, वो एक्सटेंट कैसे बताता है। तो बच्चों, एक्सटेंट बताने का जो तरीका है, एनसीईआरटी कैसे एक्सटेंट बताता है, मैं उस पर आ रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। एनसीईआरटी कहता है डेल्टा जी नॉट की मदद से के आ सकता है, और जो के है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से आप रिएक्शन का एक्सटेंट बता सकते हैं। आज भी रिएक्शन का एक्सटेंट बताने के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही सहारा लिया है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमने थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा जी का सहारा लिया है। तो कल सेशन 1 में जो पैरा एनसीईआरटी का लिखा था कि वी कैन आल्सो प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो कुछ इस प्रकार से होगा, और इसी पे एनसीईआरटी हम सबका ध्यान खींचता है। एनसीईआरटी कहता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों को आप कर दो इक्वेट। क्या कर दो? इक्वेट। तो मैं आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने दोनों को इक्वेट किया उसी पैरे को समझा रहा हूं, ठीक है। सुनते चलना प्यारे बच्चों। अब इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक इक्वेशन क्या है, प्लीज इसे कैच करना, एक बार में मजा आएगा, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, चलेगा? बोलो चलेगा। ये इक्वेशन मैंने वहां लिखा, और अपने को एक फॉर्मूला पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड कर दो तो ये हो जाएगा नॉट, ये हो जाएगा नॉट, ये हो जाएगा नॉट। यानी अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। बच्चों, मैं जो सिखा रहा हूं इस पे इस साल बहुत ज्यादा फोकस है, सिलेबस में मॉडिफाइड फॉर्म में है, और एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छे से लिखा है। प्लीज सभी बच्चे जरूर ध्यान से सुनना, और अगर डाउट हो तो मुझसे पूछना। लिसन केयरफुली एक बार में, ठीक। अब ये भी डेल्टा जी नॉट है और ये भी डेल्टा जी नॉट है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूं? साहब कर दो। जब दोनों को इक्वेट किया तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? जल्दी बोलो, एग्री और नॉट? एग्री, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कहता है फॉर स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है,
जिनका डेल्टा एच में बी लार्ज एंड पॉजिटिव, जिनका डेल्टा एच में बी लार्ज एंड पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ के विल बी मच स्मॉलर देन 1 एंड द रिएक्शन लाइकली टू फॉर्म मच प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है अगर कभी किसी रिएक्शन का K1 से ज्यादा, थोड़ा समझना, ठीक है। अब दुनिया में मैं केवल एंडोथर्मिक का केस समझा रहा हूं, ऐसा एंडोथर्मिक हो सकता है, ऐसा एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंडो मैं समझा रहा हूं, एक्सो खुद सोचने की कोशिश करना। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। और अगर उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, राइट, अगर उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो उसका कुछ डेल्टा एच भी होगा। पल भर के लिए मान लो, पल भर के लिए मान लो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है और पल भर के लिए मान लो कि उसका जो डेल्टा एच है वो निगेटिव है। मान लो सर, मान लिया। अगर उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, पूरी बात सुनिएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है, एक नंबर सोचते हैं, लेट्स इमेजिन हमने सोचा 100 और डेल्टा एच कैसा निगेटिव, लेट्स इमेजिन 5, तो ये 100 है और ये -5 है, ठीक है। तो डेल्टा एस अगर निगेटिव है, हेलो, डेल्टा एस अगर निगेटिव है, ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेट्स इमेजिन डेल्टा एस की वैल्यू -5, तो कितना हो जाएगा +5t, यानी ये पूरा का पूरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ये पूरा का पूरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। एनसीईआरटी क्या कहता है, अगर कभी किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा, यानी कि उसका डेल्टा जी को निगेटिव होना पड़ेगा। एक रिएक्शन ऐसी है जिसका K1 से बड़ा है और एक रिएक्शन ऐसी है जिसका K1 से छोटा है। अगर K1 से बड़ा है यानी कि उसमें प्रोडक्ट ज्यादा है और अगर K1 से छोटा है यानी कि उसमें रिएक्टेंट ज्यादा है। फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब एनसीईआरटी कहता है कि इमेजिन करो मेरे प्यारे बच्चों, किसी रिएक्शन का K1 से बड़ा है। अगर इसका K1 से बड़ा है, समझना, इसका K1 से बड़ा है, इसका K1 से बड़ा है, तो इस पूरे को होना पड़ेगा निगेटिव, इस पूरे को होना पड़ेगा निगेटिव, राइट। अब अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो कि एंडोथर्मिक है, जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, चलेगा, और अगर उसका डेल्टा एस निगेटिव है, और अगर उसका डेल्टा एस निगेटिव है, तो डेल्टा एस को निगेटिव बहुत ज्यादा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिन करो डेल्टा एच 100 है और डेल्टा एच -5 है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी ली मैंने, 100, और डेल्टा एस कितना है, -5, तो माइनस माइनस कितना हो गया, 5t। अब ये पूरा का पूरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो थर्मोडायनेमिक्स ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई रिएक्शन एंडो होगी या कोई रिएक्शन एक्सो होगी, उसकी एक्सटेंट क्या होगी। इमेजिन करते हैं एक रिएक्शन एक्सो होता तो क्या उसका डेल्टा एच निगेटिव होता। अब डेल्टा एस या तो पॉजिटिव होता या तो निगेटिव होता, चलेगा, चलेगा। इमेजिन करते हैं मैंने कंडीशन माना और डेल्टा एच की वैल्यू है -100, कितनी है, -100 मान लो साहब, और डेल्टा एस क्या ले लेते हैं सर, डेल्टा एस आप ले लो पॉजिटिव, ले लो पॉजिटिव, चलो, और डेल्टा एस की वैल्यू है +20, एक रैंडम सा नंबर ले रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगर डेल्टा एस +20 है और डेल्टा एच निगेटिव है, ठीक है, तो जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा डेल्टा एच -t डेल्टा एस, तो डेल्टा एच कितना है, -100, हाँ या ना, और टेम्परेचर को टेम्परेचर रहने दो, डेल्टा एस कितना है, +20, तो +20 कितना है, माइनस, यानी कि पूरा का पूरा कैसा आ रहा है, निगेटिव, यानी कि पूरा का पूरा कैसा आ रहा है, निगेटिव। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उसका डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये पूरा हमेशा निगेटिव आएगा। ये कहने का मतलब है उसका के हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहना चाह रहा है, अगर दुनिया में कोई रिएक्शन ऐसी मिली जिसका डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी घट रही है और रैंडमनेस बढ़ रही है, उसका के हमेशा ही 1 से बड़ा होगा, मतलब उसमें प्रोडक्ट हमेशा ही रिएक्टेंट ज्यादा होगा, मतलब वो रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट बनाना चाहेगी, यानी उसने मुझे रिएक्शन का एक्सटेंट बताना शुरू किया। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार पहले दिमाग में आने देना और फिर मेरे शब्दों के साथ चलना, ठीक है। एक सिचुएशन समझा रहा हूं, ऐसे आपको अलग अलग सिचुएशन खुद से सोचनी पड़ेगी। तो सिचुएशन ये कह रहा है, हम समझना चाहते हैं कि हाउ टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब हम बताना चाहते हैं किस रिएक्शन की हद किधर है, प्रोडक्ट साइड है कि रिएक्टेंट साइड है। तो थर्मो कहता है, ऐसा सोचो ना, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच होगा, किसी रिएक्शन का डेल्टा एस होगा। लोगों ने कहा हाँ, बोले लेट्स इमेजिन एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बोले मान लिया। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उसमें भी एक सिचुएशन मान लो, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, सिचुएशन मान लो डेल्टा एच निगेटिव है, बोले मान लिया, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मान लिया। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है
डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, यानी उसका जो डेल्टा जी है वो हमेशा निगेटिव होगा। क्या ये सबको क्लियर है? और अगर उसका डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा, ये कहने का मेरे प्यारे बच्चों ये मतलब होगा, ये मतलब होगा, ये मतलब होगा, ये मतलब होगा कि उसका के हमेशा 1 से बड़ा होगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है, जिस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है, उसका के हमेशा 1 से बड़ा है, मतलब उसका एक्सटेंट हमेशा प्रोडक्ट के साइड में ज्यादा है, उसका एक्सटेंट हमेशा प्रोडक्ट की साइड में ज्यादा है। इन्हीं बातों को एनसीईआरटी इस पैराग्राफ से समझाता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच अगर बहुत पॉजिटिव है, डेल्टा एच अगर बहुत पॉजिटिव है, इन सच अ केस वैल्यू ऑफ के विल बी मच स्मॉलर देन 1। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो के की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और के की वैल्यू 1 से छोटी होने का मतलब है उसमें प्रोडक्ट नहीं, उसमें रिएक्टेंट डोमिनेट करेगा। दिस रिएक्शन इज अनलाइकली टू फॉर्म मच प्रोडक्ट। यार यही तो एक्सटेंट बताने का काम हुआ। लेकिन अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो मैं आपको समझा रहा था, जहां डेल्टा एच बहुत ज्यादा नेगेटिव है, डेल्टा जी इज लाइकली टू बी लार्ज एंड नेगेटिव टू, इन सच केसेस के विल बी मच लार्जर देन 1। इस प्रकार से हम थर्मोडायनेमिक से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। बच्चों क्या ये कहानी सबको क्लियर है? क्या ये कहानी सबको क्लियर है? अब मैं से कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, लिख दूं क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में? मैंने आपसे क्या कहा जरा सुनिएगा। अगर किसी रिएक्शन का अगर किसी रिएक्शन का अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी कि मीन्स टू से उसका के ग्रेटर देन 1 है, और के ग्रेटर देन 1 है यानी प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन के जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन के जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। ऐसा ही आप एंडोथर्मिक में, ऐसा ही आप अलग अलग सिचुएशन में सोच सकते हैं। सवाल आपसे ये बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा और नीट की दुनिया में सबसे नायाब सवाल होगा जब वो डेल्टा एच और डेल्टा एस से आपसे के बारे में पूछेगा। चलेगा मेरे भाई? बोलो सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। अब यहां पर कुल कितने फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूला है, और यहां पे कैसे सवाल बनते हैं। एक तो सवाल बनेगा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन का, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल के बताना है लो की हाई। एक सवाल बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों ये सवाल आप सभी बच्चे अटेम्प्ट करें, फिर डिस्कस करते हैं। ये सवाल है एम्स 2006 का, जल्दी से अटेम्प्ट करें। आई एम डैम श्योर सबसे बनेगा। ऑप्शन तो एक ही आंसर होगा लेकिन आपको सब कुछ बताना है, ठीक है? हम चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। आंसर तो कोई एक ऑप्शन होगा लेकिन हम डिस्कस चारों ऑप्शन करेंगे। चलेगा? चलो साहब, H2O लिक्विड, यहां लिक्विड लिखा है, सॉरी थोड़ा सवाल में मिसप्रिंट है। रिएक्शन लिखा है H2O लिक्विड से बन रहा है H2O सॉलिड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पे टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दे रखा है 1 बार। सबसे पहले रिएक्शन को ध्यान से देखो, पहचानो। मुझे बताओ पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता? हाँ सर, अगर प्रेशर 1 बार है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ये कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, और हम सब जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है। अगर इक्विलिब्रियम है तो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, यानी कि हम कहेंगे डेल्टा जी बराबर 0। ये तो आप सब बता दोगे। अब थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं और हर पहलू पे बात करते हैं। एक सवाल में 5-6 सवाल कर लो, ये सीखना चाहते हैं, ठीक है? डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? 0। जरा मुझे बता दें कितने बच्चे हैं जो मुझे डेल्टा एस बता सकते हैं? कितने बच्चे हैं जो मुझे डेल्टा एस बता सकते हैं? बताओ लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। मजे की बात देखी क्या? यही हम कहते हैं कि अक्सर प्रोफाइल्स ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ देर पहले उसने कहा था पानी को बर्फ बना दिया, लैंग्वेज में लिखा था, और आज उसने रिएक्शन को लिखा है लिक्विड से सॉलिड, ठीक है? तो आपसे पूछा है जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, मतलब जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब जब मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही घट रही? सर यहां पे एंट्रोपी घट रही, यानी डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। अब आपसे पूछा है डेल्टा एच के बारे में। हेलो, अब जो पूछ रहा हूं आप सबका ध्यान चाहिए प्यारे बच्चों, ये बारीक पॉइंट सीख लिए तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे डेल्टा एच बता सकते हैं? लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। आपको ऐसा बताया जाता है कि जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, यानी जब बर्फ पिघलता है, तो बर्फ पिघलता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, यानी सॉलिड से लिक्विड ये एंडोथर्मिक होता है। तो लिक्विड से सॉलिड कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्सोथर्मिक। लिक्विड से सॉलिड ये कैसा होगा प्यारे बच्चों? एक्सोथर्मिक। हेलो,
जब लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो तो सॉलिड के मॉलिक्यूल को दूर दूर करना है, तो सॉलिड को एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन ये सॉलिड से लिक्विड नहीं बन रहा, लिक्विड से सॉलिड है, यानी आप कहोगे ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा, यानी आप कहोगे एक्सोथर्मिक है, यानी आप कहोगे डेल्टा एच नेगेटिव है। आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे डेल्टा यू बता सकते हैं? अगर बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपने सेशन 1 भी देखा है और सेशन 2 भी देखा है। कितने बच्चे मुझे डेल्टा यू बता सकते हैं? एनसीईआरटी की एक लाइन से सवाल बनाया गया है प्यारे बच्चों। कितने बच्चे डेल्टा यू बता सकते हैं? बता दोगे क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कल की क्लास में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। सबको याद है? क्या आज इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है? क्या आज इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है? यानी हम कहेंगे साहब जो डेल्टा एच है वही डेल्टा यू है, जो डेल्टा एच है वही डेल्टा यू है। एनसीईआरटी लिखता है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का जो डिफरेंस है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है, उसका सिग्निफिकेंस है जब कोई गैसियस कंपोनेंट होता है, जिसे मैंने कल पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको सिखाया था और इस पे सवाल भी किए थे। बच्चों ये सारी की सारी कहानी, जी हां यस लिख रहा है सर फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर फेज ट्रांजिशन है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो अभी तक प्यारे बच्चों हमने गिब्स फ्री एनर्जी को समझा, हमने स्पॉन्टेनिटी को समझा, और अब मैं आप सबका ध्यान एक बहुत बहुत माइन्यूट सवाल की ओर ले चल रहा हूं। चले क्या? चले क्या? सब लोग आ जाओ जरा। आप सबके सामने अगेन एनसीईआरटी का सवाल है, तो कैलकुलेशन नहीं देखनी है, बस दिमाग में एक कंसेप्ट सेट कर लो कि सर ने जितना पढ़ाया वो सब ऑलरेडी एनसीईआरटी, सब ऑलरेडी आपने किया है। एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन का पार्ट छोड़ दो, आप नीट ओरिएंटेड करो तो सारी चीजें आपसे बनेंगी। जरा देखो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे सवाल बन जाएगा। पहले थम्स अप दिखा दो फिर आप सवाल करना। पहले थम्स अप दिखा दो, पहले थम्स अप दिखा दो फिर सवाल करना। कितने बच्चों से सवाल बन जाएगा? बन जाएगा क्या? चलो, आपको केपी दे रखा है, आपको केपी दे रखा है, केपी की वैल्यू है 2.47 इंटू 10 की पावर -20। क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके अभी ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों मैं बस कहना चाहता था कि जब ऐसे सवाल करो तो दिमाग में याद रखना एक छोटा सा पॉइंट कि हम इन सवालों करते समय केपी लेके चलेंगे, केसी लेके नहीं चलेंगे। केपी लेके चलेंगे, केसी लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, क्या आप इसे रख पाएंगे? तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन है और सवाल का सोल्यूशन आप सबके सामने है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log के, और वैल्यूज को सॉल्व किया तो आंसर आया। क्योंकि आंसर किलो जूल में निकालना था तो आर की वैल्यू जूल में रखी और फिर उसे 1000 से डिवाइड किया। अगर आप आंसर किसी दूसरी यूनिट में निकालना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से रखेंगे। बस आपको मेथड याद रखना है, और याद रखना प्लीज जिन बातों पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं कि यहां पे आपको केपी लेके चलना है। मतलब नीट में एक ही सवाल आएगा, वो कहां से आएगा, किस टॉपिक से आएगा पता नहीं, बस अगर इन छोटी छोटी बातों को नहीं याद रखेंगे तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, यहां तक ये सारा का सारा सफर था आपका पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिस्टम, सराउंडिंग, वर्क, फ्लॉट, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर आता है आप सबके सामने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहां आता है एंट्रोपी, और फिर आता है गिब्स फ्री एनर्जी। सारे फॉर्मूले याद हो, सारे सवालों के टाइप याद हो, यही यहां पे कर रहे हैं हम। मेन उन चीजों को फोकस कर रहे हैं जिसे एक बार आपको देख के जाना चाहिए नीट के पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे अहम पहलू की ओर, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सिंपल पार्ट। तो सभी बच्चे जुड़े रहिए और थर्मोकेमिस्ट्री को आइए समझते हैं। इस थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग हमेशा एक ही चीज निकालते हैं और वो क्या है? डेल्टा एच। हेलो सर, किसका डेल्टा एच? आपका डेल्टा एच कि मेरा डेल्टा एच? ना आपका डेल्टा एच ना मेरा डेल्टा एच, हम निकालते हैं डेल्टा एच रिएक्शन। और आपको पता है कि जो डेल्टा एच रिएक्शन है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये कहने का मतलब ये है कि उसमें अलजेब्रा का सारा नियम चलेगा। ये कहने का मतलब है
अगर आप रिएक्शन को जोड़ेंगे तो डेल्टा एच भी जुड़ेगा, रिएक्शन को घटाएंगे तो डेल्टा एच भी घटेगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चे यहां पे कई बार गलती कर देते हैं, वो सवाल में जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो कई बार वो क्यू लिखा होता है, ठीक है, कई बार +20 जूल लिखा होता है, तो आप उसे ही ऐड उसे ही सेपरेट करते, डोंट डू दिस। मैंने कहा डेल्टा एच एक्सटेंसिव है, डेल्टा एच में अलजेब्रा का नियम चलेगा। अगर एक रिएक्शन है ए से बना बी +20, तो इसका डेल्टा एच 20 नहीं है, इसका डेल्टा एच है मेरे प्यारे बच्चों -20। जब अलजेब्रा के नियम लगाना तो वो डेल्टा एच में लगाना, जब अलजेब्रा के नियम लगाना तो वो डेल्टा एच में लगाना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बच्चों इस पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा और सवाल करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको इतना तो याद होगा ना, इसमें हम कुछ ऐसे चीजों का नाम लेते हैं जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ दिस, इंथैल्पी ऑफ दैट एंड सो ऑन, राइट। ऐसे न जाने कितने इंथैल्पीज यहां आती हैं। अब सवाल करने का तरीका क्या होता है, इस पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में सवाल करने का मैं आपको केवल एक ही मेथड बताऊंगा। पहले वो पूरा सिखाऊंगा और फिर कुछ सवालों के माध्यम से पूरा क्लियर करूंगा। लिसन केयरफुली बच्चों, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाता हूं। आपके सामने दो सिचुएशन होंगी, जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है या तो वो रिएक्शन गिवन होगी, और जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है या तो वो रिएक्शन गिवन नहीं होगी। आज इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको डेल्टा एच जिसका निकालना है वो रिएक्शन गिवन है, और कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ वैल्यूज, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी और किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पूछेगा, लेकिन जिस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछेगा वो रिएक्शन नहीं गिवन है। यानी जब भी हम थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल करेंगे तो हमारे सामने दो सिचुएशन होगी, या तो रिएक्शन गिवन होगी या तो रिएक्शन गिवन नहीं होगी, या तो रिएक्शन गिवन होगी या तो रिएक्शन गिवन नहीं होगी। जब रिएक्शन गिवन होगी तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन गिवन नहीं है तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और रिएक्शन लिखने के लिए हमें थर्मोकेमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब जब आपसे आज इस सवाल में कह रहा है कि कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो आप अपने मन से कंबशन नहीं लिखेंगे, जैसा थर्मोकेमिस्ट्री ने कहा वैसा लिखेंगे। सर थर्मोकेमिस्ट्री ने कैसा कहा, सिखाता हूं, पहले दिमाग में क्लियर कर लो। इस पूरी थर्मोकेमिस्ट्री की दुनिया में दो सिचुएशन होगी, या तो रिएक्शन गिवन होगी या तो रिएक्शन गिवन नहीं होगी जिसका डेल्टा एच हमसे पूछा है। सिचुएशन नंबर 2, हर सवाल में कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं। जैसे यहां लिखा है डेल्टा एच फॉर्मेशन, यानी कि हमें क्या गिवन है, फॉर्मेशन। यहां पे क्या गिवन है, फॉर्मेशन। तो कभी वो हमें फॉर्मेशन की वैल्यू देगा, तो कभी वो प्यारे बच्चों हमें कंबशन की वैल्यू देगा, कभी वो हमें बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू देगा। जब भी आप सवाल करेंगे तो दो सिचुएशन होगी, या तो रिएक्शन गिवन होगी या तो रिएक्शन गिवन नहीं होगी, और उसके बाद कुछ गिवन इनफॉर्मेशन होगा, उसके बाद कुछ गिवन इनफॉर्मेशन होगा, उसके बाद कुछ गिवन इनफॉर्मेशन होगा। अगर गिवन इनफॉर्मेशन फॉर्मेशन का होगा, मेरी बात को सुनिएगा, आज सवाल में क्या करना है इसका डिसीजन इससे नहीं कि क्या पूछा है, इसका डिसीजन इससे होगा कि क्या दिया है। अगर सवाल में फॉर्मेशन दिया है, अगर सवाल में कंबशन दिया है, अगर सवाल में बॉन्ड एनर्जी दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको लगाना है फॉर्मूला, मेरे प्यारे बच्चों आपको लगाना है फॉर्मूला। और इसके अलावा अगर कोई सवाल आता है तो फिर आपको लगाना है दिमाग, मैंने क्या बोला समझिएगा। पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में हमें डेल्टा एच निकालना पड़ता है, कभी रिएक्शन गिवन होती है तो कभी रिएक्शन गिवन नहीं होती है। रिएक्शन के बाद जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे देखो, कई बार इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन की, कई बार कंबशन की, कई बार बॉन्ड एनर्जी की गिवन होती है। अगर इन तीनों की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको लगाना फॉर्मूला, और फॉर्मेशन का फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन का फॉर्मूला है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सर ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं अभी सिखाता हूं, पहले माइंड में एक छोटा सा ओवरव्यू बना लो कहानी कैसे चलने वाली है, चलेगा। और अगर इसके अलावा कोई सवाल आया जहां ये तीनों वैल्यूज नहीं गिवन है, उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं,
जैसे आज आप देखो जरा पहले सवाल में, इसमें रिएक्शन गिवन है, यस सर, और जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, फॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, फॉर्मेशन की। क्या दिया है से डिसाइड होगा फॉर्मूला क्या लगाना है, क्या पूछा है से डिसाइड नहीं होगा फॉर्मूला क्या लगाना है। आज उन्होंने हमें क्या दे रखा है, फॉर्मेशन, तो फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, फॉर्मेशन का। और फॉर्मेशन का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी बताया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन अगले सवाल में क्या गिवन है, फॉर्मेशन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगले सवाल में क्या गिवन है, किसी में कंबस्शन गिवन होगा, किसी में फॉर्मेशन, तो किसी में बॉन्ड एनर्जी। बच्चों अगर इसके अलावा कोई भी सवाल आता है तो फिर अपने को लगाना पड़ेगा दिमाग, और दिमाग लगाने का मतलब क्या है थोड़ा मैं उसे समझा देता हूं, सब लोग सुनना ध्यान से, ठीक है। इमेजिन करते एक रिएक्शन है ए से बना बी, एक रिएक्शन है बी से बना सी, एक रिएक्शन है सी से बना डी, और एक रिएक्शन है ए से बना डी। आप यकीन नहीं करोगे इतनी सिंपल रिएक्शन ही अभी जेई मेंस में आई थी, बस हम ए बी सी डी लिख रहे हैं, उन्होंने एक्स वाई जेड लिखा था, इसी प्रकार से उन्होंने डेल्टा एच पूछा था, ठीक है। अब अपने सामने यहां पे तीन रिएक्शन है, इन तीनों रिएक्शन का लेट्स इमेजिन डेल्टा एच हमें दे रखा है, मान लो बच्चों, मान लो, मान लिया साहब, और चौथी रिएक्शन का डेल्टा एच हमसे पूछा है, मान लो, मान लिया। अब इन तीनों का जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ना तो फॉर्मेशन है, ना तो कंबस्शन है, ना तो बॉन्ड एनर्जी है। अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, और दिमाग लगाने का मतलब है हमसे जो पूछा है, दिमाग लगाने का मतलब है हमसे जो पूछा है, सोचो हमें जो दिया है से कैसे बनाएं, सोचो हमें जो दिया है से कैसे बनाएं, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ कराएं, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ कराएं। आज इस फोर्थ रिएक्शन को पाने के लिए मुझे बताओ, मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिएक्शन के साथ क्या करना पड़ेगा। सर अगर आप फोर्थ रिएक्शन को पाना चाहते हैं तो 1 + 2 + 3 को ऐड करना पड़ेगा, और तीनों रिएक्शन को जोड़ने से फोर्थ रिएक्शन मिलेगी, यानी कि चौथी रिएक्शन का डेल्टा एच पाने के लिए भी आपको डेल्टा एच को ऐड करना पड़ेगा। सर क्या रिएक्शन को हमेशा ऐड करना पड़ेगा, ना। क्या रिएक्शन को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ना। ये सिचुएशन डिसाइड करना पड़ेगा कि कभी रिएक्शन ऐड होगा तो कभी रिएक्शन सब्ट्रैक्ट होगा। बच्चों मैं फिर से सारी कहानी को समअप करता हूं, इस पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या निकालते हैं, डेल्टा एच, आपका कि मेरा, रिएक्शन का। दो सिचुएशन होगी, या तो रिएक्शन गिवन होगी या तो रिएक्शन गिवन नहीं होगी। अगर रिएक्शन गिवन नहीं होगी हमें खुद से लिखना पड़ेगा, मगर थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से लिखना पड़ेगा, मनमानी ढंग से नहीं, थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से लिखना पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन की, कंबस्शन की या बॉन्ड एनर्जी की गिवन है तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, इसके अलावा कोई भी सवाल आएगा तो हम लगाएंगे दिमाग। यही पूरी थर्मोकेमिस्ट्री का निचोड़ है, यही पूरी थर्मोकेमिस्ट्री का कंक्लूजन है, एक्सेप्ट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो इस साल सिलेबस में एडेड है, हर जगह केवल यही कंसेप्ट चलने वाला है। तो सर न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अभी मैं सिखाऊंगा ना क्या करेंगे। इतना कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आओ कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरी कहानी को करते हैं आत्मसात। प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, सवालों से सीखते चलना, जुड़े रहना, सवालों से सीखते चलना, जुड़े रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। सवाल कहता है बताओ इन चारों रिएक्शन में वो कौन सी रिएक्शन है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा आपको सिखाया जाता है, फॉर्मेशन यानी कि बनना, और थर्मोकेमिस्ट्री में किसी का बनना बनना नहीं होता। थर्मोकेमिस्ट्री कहता है जब भी किसी का फॉर्मेशन करना है तो हमेशा वन मोल बनाना है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बनाना है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, और शर्त है कि वो अपने रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, और शर्त है कि वो अपने रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए। तो बताइए जरा इनमें से कौन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आओ एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मोल बनाना पड़ेगा, उसके कांस्टेंट एलिमेंट से बनाना पड़ेगा, जो कि अपने रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए। कुछ ऐसा ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है। अपने मनमानी ढंग से नहीं, ये नहीं कि पानी बनाना है तो कहीं से बनाइए, थर्मोकेमिस्ट्री में कहीं से नहीं, उसके कांस्टेंट एलिमेंट से बनाइए, वो अपने रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, ऐसे बनाइए। इज दिस क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आज आपके सामने रिएक्शन लिखी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो मैं कार्बन का रेफरेंस स्टेट क्या लूंगा, ग्रेफाइट। ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट ऑक्सीजन, और मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इसका मुझे हाफ मोल लेना पड़ेगा। सर ये क्या है, ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इज दिस क्लियर। तो मुझे बताओ क्या पहला वाला सवाल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, यस सर है। क्या दूसरा वाला सवाल, क्या दूसरा वाला सवाल
CO2 का फॉर्मेशन है, CO2 का 1 मोल होना चाहिए है, उसके कांस्टेंट एलिमेंट से बनना चाहिए है, वो अपने रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए। कार्बन का रेफरेंस स्टेट डायमंड नहीं, कार्बन का रेफरेंस स्टेट ग्रेफाइट होता है, मतलब ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? इन द सेम वे थर्ड रिएक्शन में आते हैं, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? सर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जिसे बनाया उसका 2 मोल है, सर उसका 1 मोल होना चाहिए, इसका 1 मोल होना चाहिए। इज दिस क्लियर? इस प्रकार से हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बातों बातों में मैंने आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिखा दिया। अगर आप समझ पाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक सवाल आप सबका इंतजार कर रहा है स्क्रीन पर। Which of the following chemical reaction defines the enthalpy of combustion correctly? अब सवाल क्या पूछा है? अब सवाल क्या पूछा है? फॉर्मेशन की कंबशन। अब सवाल क्या पूछा है? अब पूछा है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। कंबशन का मतलब होता है जलना। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है जलो तो पूरा जलो। थर्मोडायनेमिक्स कहता है जलो तो पूरा जलो। हमने कहा क्या मतलब? उसने कहा जब भी कभी किसी का कंबशन का रिएक्शन लिखोगे तो उसका 1 मोल जलाया जाएगा, और जिस सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन होगा, तो जिस सब्सटेंस के 1 मोल का कंबशन होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है उसका कंबशन नहीं, उसका उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि उसका फुल कंबशन होना चाहिए। मैंने क्या बोला उसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने आपके सामने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां कर दिया बैलेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और यहां पे लिख रहा हूं मैं कार्बन ग्रेफाइट, राइट? ये ग्रेफाइट है, ये गैसियस नहीं है। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, इसमें कार्बन पे कितना चार्ज है? +2, और कार्बन का मैक्सिमम चार्ज कितना होता है? +4। यानी ये जो रिएक्शन है आपके सामने, अगर मैं आपसे कहूं क्या इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, तो आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है। ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्यों नहीं है? क्योंकि जिस सब्सटेंस को कंबस्ट कर रहे हैं उसका फुल ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो जलने का मतलब ये नहीं कि किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कंपाउंड बना दे। कंबशन का मतलब है जलो तो पूरा जलो, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, वो सब्सटेंस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना चाहिए। ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। किसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिखा होता, यहां लिखा होता कार्बन ग्रेफाइट और ऑक्सीजन, और बनाया होता CO2, अब वो कार्बन जो 0 पे था कहां पहुंच गया? +4 पे। क्या ये कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? यस। क्या ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? यस। और ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, और ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है। नाउ लिसन केयरफुली, मैं क्या कह रहा हूं। ये किसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? सर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि क्या बन रहा है? CO2। ये किसका फॉर्मेशन है? CO2 का। मगर ये किसका कंबशन है? ये कंबशन है कार्बन ग्रेफाइट का। अच्छा, यानी किसी का जो कंबशन का इंथैल्पी है वो किसी के फॉर्मेशन के इंथैल्पी के बराबर हो सकता है। यस, हो सकता है। चलेगा। अभी फिलहाल आप सबके सामने सवाल है, मुझे बताओ पहला वाला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी कंबशन है कि नहीं है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन है कि नहीं है? पहला वाला इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साहब जिसे जला रहे हो, जिसे जला रहे हो, ऑक्सीजन को कभी नहीं देखना है, दूसरे सब्सटेंस को देखना है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। जिसे जला रहे हो उसका 2 मोल है, तो ये कभी इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं हो सकता। जिसे जला रहे हो इसका 2 मोल है, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं हो सकता। जिसे जला रहे हो उसका 2 मोल है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं हो सकता। जिसे जला रहे हो उसका 1 मोल है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। यस, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। चलेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कई बार हमें रिएक्शन लिखना पड़ता है और कई बार रिएक्शन गिवन होता है। तो रिएक्शन अपने मन से नहीं, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से लिखना पड़ता है, और थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी है जो कि हमेशा 1 मोल के डिफाइन है। चलेगा। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको इस पूरी थर्मोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट ऑलरेडी सिखा दिया है, और अब समय है कुछ एक सवाल करने का। मैं सवाल सिखाते चलूंगा, आप दिमाग में प्रोफाइल सेव करते चलना, ठीक है? तो शुरू में कुछ बेसिक सवाल है, लास्ट में PYQ, और फिर कुछ अच्छे सवाल हैं, समझते चलना। अब सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो, आपको क्या निकालना है? डेल्टा एच। आपको क्या निकालना है? डेल्टा एच।
इस पूरे चैप्टर में हमेशा क्या निकालते हैं? डेल्टा एच, और कुछ भी निकालते नहीं है। इज दिस क्लियर? अब अपने आप से पूछो, जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है वो रिएक्शन गिवन है कि नहीं? साहब गिवन है, यानी रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप देखोगे कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो उस रिएक्शन के अंदर मौजूद सभी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है। यानी मैं लगाऊंगा फॉर्मूला की दिमाग, मैं लगाऊंगा फॉर्मूला की दिमाग, फॉर्मूला, और कैसा होगा फॉर्मूला? P माइनस आर। इसे और अच्छे से लिखूं, थोड़ा विधिवत तरीके से लिखूं, तो ऐसे लिखूंगा, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू समेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? जल्दी से बोलो, क्या सभी बच्चों ने आंसर निकाल लिया है? आंसर निकाल लो। तो प्रोडक्ट में कौन है देखते हैं, CO2। CO2 के पहले स्टोइशियोमेट्री क्या है? 6। तो क्या लिखूंगा मैं? 6 इंटू माइनस 400 चलेगा, 6 इंटू माइनस 400 चलेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन है? पानी। तो पानी कितना है? 300। तो 3 इंटू माइनस 300। तसल्ली से वैल्यू लिखना, तसल्ली से सॉल्व करना। नीट में एक सवाल आएगा, गलत करके मत आना जल्दबाजी में प्लीज, ठीक है? ये तो हो गया प्रोडक्ट, वरना यहां बच्चों का आंसर अक्सर कैलकुलेशन मिस्टेक में ही गलत होता है। नहीं आएगा थर्मोकेमिस्ट्री का कठिन सवाल, बेसिक फंडामेंटल दिमाग में सेट करिए। माइनस, अब चलते हैं रिएक्टेंट के पास। तो रिएक्टेंट में C6H6 बेंजीन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 50। अरे गड़बड़ हो गई बच्चों यार, ऑक्सीजन का तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। ऑक्सीजन का तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है बच्चों। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक रूल होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक रूल होता है कि वो सब्सटेंसेस जो अपने रेफरेंस स्टेट में है, जो अपने रेफरेंस स्टेट में है, जो नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में है, उनका जो डेल्टा HF नॉट होता है वो 0 होता है, राइट? तो आज इस सवाल में ऑक्सीजन का डेल्टा HF नहीं दिया है, तो हमें यह पहले से पता होना चाहिए कि इसका डेल्टा HF कितना होगा? 0। खेल खत्म है मेरे भाई, जल्दी से सॉल्व करो, दुनिया जहां को आंसर बताओ। जल्दी से सॉल्व करो, दुनिया जहां को आंसर बताओ। बन जाएगा क्या? सभी लोग सॉल्व कर लो बच्चों। 6 4 जा 24, 6 चौको 24, 3 त्रिकाई 900, और ये कितना आएगा? -50। चेक करो जरा कितना आंसर आ रहा, जल्दी से बता दीजिए। बढ़िया, शानदार, -3350 किलो जूल। आसान है क्या? ओके, या तो रिएक्शन गिवन होगी या तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद चेक करो कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर फॉर्मेशन है, अगर कंबस्शन है, अगर बॉन्ड एनर्जी है, तो आपको लगाना है फॉर्मूला, नहीं तो आपको लगाना है दिमाग, नहीं तो आपको लगाना है दिमाग। चलेगा बच्चों? बोलो चलेगा। अगर चलेगा तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। अब आप अपने आप से पूछो, आज रिएक्शन गिवन है कि रिएक्शन गिवन नहीं है? सर आज रिएक्शन गिवन नहीं है, आज रिएक्शन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बिल्कुल स्टेप है ये, स्टेप दिमाग में सेट हो गए तो कठिन से कठिन सवाल में यही करना है, ठीक है? रिएक्शन लिखना पड़ेगा। चलो जरा रिएक्शन लिखो। किसकी रिएक्शन लिखूं? किसकी रिएक्शन लिखूं? किसकी रिएक्शन लिखूं? सर जिसका डेल्टा एच पूछा उसकी लिखो। डेल्टा एच सी, यानी उसने हमसे डेल्टा एच कंबस्शन पूछा है, तो हमें C2H4 का क्या लिखना पड़ेगा? कंबस्शन। तो मैं C2H4 का कंबस्शन लिख देता हूं। तो C2H4 की रिएक्शन में O2 से करा देता हूं, और किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबस्शन होता है तो एंड प्रोडक्ट हमेशा CO2 और H2O ही बनता है। इसे बैलेंस करिए, कितने कार्बन है? 2, कितने हाइड्रोजन है? 4, यानी कि 2, 2 दूना 4, 2 6, यानी कितना आएगा? 3। ये रिएक्शन आपके सामने हो चुकी है, खटाखट बैलेंस। बोलो हाँ या ना? अब अपने आप से पूछो सवाल, अब अपने आप से पूछो सवाल। देखो किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है? सर इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर्मेशन की। अगर फॉर्मेशन की जानकारी दी है तो बताओ फॉर्मूला लगाओगे कि दिमाग लगाओगे? सर रिएक्शन तो हमने कंबशन की लिखी, रिएक्शन किसकी लिखी उससे फॉर्मूला डिसाइड नहीं होगा। जानकारी कौन सी गिवन है उससे फॉर्मूला डिसाइड होगा, जानकारी कौन सी गिवन है उससे फॉर्मूला डिसाइड होगा।
जानकारी किसकी गिवन है? फॉर्मेशन की। तो फॉर्मूला किसका लगाओगे? फॉर्मेशन वाला। इज दिस क्लियर? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब मैं देखो सजा के नहीं लिख रहा हूं कि बढ़िया लिखो समेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आप समझ जाना वही कहानी लिखी है। ठीक है क्या? वो जब पहली बार पढ़ते हैं तो सजा के लिखते हैं, बाद में तो बस लिख ही देते हैं। आइए जरा अब देखते हैं प्रोडक्ट में कौन है? CO2। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे है, लेकिन आप सब मुझे ट्राई करके बताइए, सॉल्व करिए और सभी बच्चे चैट बॉक्स में सही आंसर दीजिए, चलेगा? अरे कुछ बच्चे लिख रहे हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्यों रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट भाई? फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है। क्या पूछा है से फॉर्मूला डिसाइड नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, क्या पूछा है से फॉर्मूला डिसाइड नहीं होगा। क्या पूछा है, इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या पूछा है, मैसेज वाली इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या पूछा है सिर्फ फॉर्मूला डिसाइड नहीं होगा। क्या पूछा है सिर्फ फॉर्मूला डिसाइड नहीं होगा। क्या पूछा है सिर्फ फॉर्मूला डिसाइड नहीं होगा। मेरी इस ट्रिक में, मेरे इस तरीके में आपको क्या पूछा है सिर्फ फॉर्मूला डिसाइड नहीं होगा, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उससे फॉर्मूला डिसाइड होगा। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उससे फॉर्मूला डिसाइड होगा। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उससे फॉर्मूला डिसाइड होगा। इज दिस क्लियर? और अगर है फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन तो फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर है कंबशन का इंफॉर्मेशन तो फॉर्मूला होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर दिया है बॉन्ड एनर्जी तो फॉर्मूला होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यानी हर जगह R माइनस पी ही है, बस केवल फॉर्मेशन P माइनस R है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। तो प्रोडक्ट कौन है? CO2। तो 2 इंटू माइनस 394, ऑल राइट, 2 इंटू माइनस 394 प्लस पानी, दो पानी, तो प्लस 2 इंटू माइनस 286। क्या बात है, चैट बॉक्स में सभी बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, तो माइनस 52। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप सबका बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, आयुष ने, फिजा ने, हसनत ने, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज माइनस 1412 किलो जूल। क्या आपके दिमाग में कंसेप्ट सेट हो गया है? अब वो इसी में घुमाएगा फंसाएगा, बस ये सेट कर लो, क्या इंफॉर्मेशन गिवन उससे फॉर्मूला डिसाइड होगा, बस यार। अच्छा, सवाल मुझे कठिन करना है तो कैसे करूंगा? एक सवाल कठिन करने का तरीका बता रहा हूं, सब लोग देखना जरा, ठीक है? अब सवाल कैसे कठिन करूंगा? तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर, हाँ या ना? आज मैं आपसे बार बार डेल्टा एच रिएक्शन पूछ रहा हूं, प्लीज सुनिएगा बच्चों। और डेल्टा एच प्रोडक्ट गिवन है कि गिवन है? अब सवाल ये भी तो हो सकता है ना यार, थोड़ा सा सोचो, ये भी तो हो सकता है ना कि सवाल आपको डेल्टा एच रिएक्शन दे दे, डेल्टा एच रिएक्टेंट दे दे, प्रोडक्ट पूछ ले, या डेल्टा एच रिएक्शन दे दे, डेल्टा एच प्रोडक्ट दे दे, डेल्टा एच रिएक्टेंट पूछ ले। तो इसी कंसेप्ट को वो घुमा के पूछ सकता है, आपको लगेगा नया सवाल आ गया। अरे सवाल कहां नया यार, उस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। इज दिस क्लियर? अगर आप समझ पाए हैं तो चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। चलिए सबसे पहले समझिए रिएक्शन गिवन है कि नहीं गिवन है। सबसे पहले समझिए रिएक्शन गिवन है कि नहीं गिवन है। तो आप देखेंगे कि आपको रिएक्शन गिवन नहीं है, यानी कि हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एक सवाल में ही 1000 सवाल सीख जाओगे अगर ध्यान से मेरी बात को सुन पाओगे। एक सवाल में ही 1000 सवाल सीख जाओगे। रिएक्शन गिवन नहीं है तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। किसकी रिएक्शन लिखूं? किसकी रिएक्शन लिखूं? जिसकी मना है उसकी नहीं सर, फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो। क्या बनाना है? मीथेन। तो मीथेन किससे बना दूं? इथेन से कि प्रोपेन से? अरे नहीं सर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना पड़ेगा जो कि अपने रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए। और फिर बैलेंस करो। अब अपने आप से पूछो, ये जो आपके सामने रिएक्शन गिवन है इसका हमें डेल्टा एच निकालना है, ठीक? अब अपने आप से पूछो कि इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है? कंबस्शन की इंफॉर्मेशन गिवन है कि फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है? ये जो रिएक्शन नंबर 1 है, ये जो रिएक्शन नंबर 2 है, ये जो रिएक्शन नंबर 3 है, अगर किसी बच्चे को कुछ ना समझ में आया तो रिएक्शन गिवन है ये तो समझ में आया, दिमाग लगाना पड़ेगा ये तो समझ में आया, लेकिन अगर वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन करना आया तो मजा आया। सर वो कैसे? सुनना, कार्बन की रिएक्शन किससे हो रही है? ऑक्सीजन से। क्या बनना? CO2। क्या रिएक्शन नंबर 1 इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है? क्या रिएक्शन नंबर 1 इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ
कार्बन ग्रेफाइट है। यस सर, अरे हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि उसने हमें डेल्टा एच कंबस्टन दिया और यहां लिखा है +94, तो आपको समझना पड़ेगा ये होगा -94.2। बच्चे ने जिसने सीधे वैल्यू लेके सॉल्व किया उसका आंसर गलत हो गया। अपने को हमेशा डेल्टा एच लेके चलना है क्योंकि अलजेब्रा का नियम डेल्टा एच में चलता है। इज दिस क्लियर? इसी प्रकार से देखो जरा, H2 की रिएक्शन किससे हो रही है? ऑक्सीजन से। और H2 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुई तो हाइड्रोजन यहाँ पे 0, यहाँ +1 पे है, यानी हाइड्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी ये हाइड्रोजन का कंबस्शन है, यानी ये हाइड्रोजन का कंबस्शन है। तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों, ये इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन है और उसकी वैल्यू है -68.3। अरे हाँ सर, ऐसा लग रहा था कि रिएक्शन गिवन है, लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन सही से किया तो समझ में आया कि अपने को रिएक्शन नहीं, अपने को रिएक्शन नहीं, अपने को मेरे प्यारे बच्चों ऐसा लगा कि कंबस्शन गिवन है। थर्ड रिएक्शन में उसने हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन दे रखा है और उसकी वैल्यू कितनी है? -210.8। क्या सभी बच्चे समझ पाए? ऐसा नहीं लग रहा है इस रिएक्शन में जिसका डेल्टा एच आपको निकालना है, जिसका डेल्टा एच आपको निकालना है, उसमें सभी कंपोनेंट्स का, हमें सभी कंपोनेंट्स का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, मीथेन का, सबका डेल्टा एच कंबस्शन गिवन है। इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है? सर, इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन गिवन है किसकी? सभी कंपोनेंट के, सभी कंपोनेंट के, सभी कंपोनेंट के डेल्टा एच कंबस्शन की। तो फॉर्मूला लगाऊं कि दिमाग? बता दो जमाने को, फॉर्मूला लगाऊं कि दिमाग? फॉर्मूला लगाऊं कि दिमाग? बोलो बच्चों, फॉर्मूला लगाऊं कि दिमाग? हेलो, फॉर्मूला लगाऊं कि दिमाग? सर, हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाता हूं तो लिखूंगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट चलेगा? बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन का कितना है? -94.2। हेलो, एक बार सभी बच्चे सॉल्व करें, बिल्कुल सही सॉल्व करें, चलेगा? -94.2, हाइड्रोजन कितना है? तो प्लस प्लस, और यहां लिख रहा हूं मैं 2 इंटू -68.3। इज दिस क्लियर? चेक कर लीजिए। और माइनस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट है CH4 और उसका हमें दे रखा है -210, तो -210.8। सॉल्व करिए सभी बच्चे, मुझे आंसर बताइए। सॉल्व करिए सभी बच्चे, मुझे आंसर बताइए जल्दी से, सभी बच्चे मुझे आंसर बताइए, बन जाएगा क्या? तो सॉल्व करो। 94.2 कितना आंसर आ रहा है सभी बच्चे? ऐसा क्यों लग रहा है कि सब बच्चों ने एक दूसरे के आंसर कॉपी किए हैं, किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी बच्चों ने एक दूसरे के आंसर कॉपी किए हैं? सबके आंसर लाइन से थर्ड कैसे आ सकते हैं? चेक करो जरा, वही आ रहा है क्या? शानदार, बिल्कुल। तो आप जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही, क्या बात है, बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। आंसर इज नथिंग बट -20। खैर खैर, क्या बात है, सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही करे हसनत। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से सवाल हुआ और मैं फिर से वही कंसेप्ट रिपीट करूंगा, या तो फॉर्मूला या तो दिमाग। चलेगा? अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। उसने आपसे C2H2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो सबसे पहले आपको जिसका इंथैल्पी पूछा है वो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन गिवन नहीं है। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं। तो C2H2 का फॉर्मेशन रिएक्शन मतलब उसका एक मोल बनाना पड़ेगा और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना पड़ेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, यहां लिखा 2 कार्बन, यहां लिखा हाइड्रोजन। चलेगा? मैंने इस प्रकार से इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो, पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, पहले चेक करो कोई वैल्यू है कि नहीं है, है ना? सबसे पहले रिएक्शन लिखो, फिर पूछो इनफॉर्मेशन किसकी गिवन है, फिर पूछो इनफॉर्मेशन किसकी गिवन है, फिर पूछो इनफॉर्मेशन किसकी गिवन है। कभी कभी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो कभी कभी नहीं है। आज मुझे लगता है फिर से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और पहली वाली रिएक्शन भी डेल्टा एच कंबस्शन है, दूसरी वाली रिएक्शन भी डेल्टा एच कंबस्शन है और तीसरी वाली रिएक्शन डेल्टा एच कंबस्शन है। यानी कि उसने मुझे तीनों का क्या दे रखा है? कंबस्शन। सहमत हो कि नहीं? उसने मुझे तीनों का क्या दे रखा है? कंबस्शन। उसने मुझे तीनों का क्या दे रखा है? कंबस्शन। और अगर मुझे तीनों का कंबस्शन गिवन है, अगर मुझे तीनों का कंबस्शन गिवन है, तो मैं कहूंगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंबस्शन, यानी कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। खेल खत्म है भाई, खेल खत्म है। एग्री?
एग्री? एग्री की नहीं? जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, एग्री की नहीं? हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये आपके दिमाग में समझ में आया कि नहीं आया? सर ये फॉर्मूला लगाने के पीछे का सिंपल सा कारण था, फॉर्मूला लगाने के पीछे का सिंपल सा कारण था कि सर हमें वैल्यू ये गिवन है। कर लेंगे सभी बच्चे? सॉल्व कर लोगे? जरा जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो 2 इंटू माइनस 400, ऑल राइट, 2 इंटू माइनस 400, और फिर आपके सामने यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना दे रखा है, माइनस 300। बढ़िया, शानदार, सभी बच्चे सही आंसर। मैंने लिखा है वैल्यूज आर हाइपोथेटिकल, है ना? और प्रोडक्ट कौन है, C2H2, और C2H2 कितना दे रखा है, माइनस 1300, माइनस 1300। सॉल्व करो बच्चों, कितना ना, 4 दूना 8, 3 11, 1300, एंड आंसर इज 200 किलो जूल। बढ़िया, शानदार। अगर आप समझ पाए तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने लिखा है डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H2, यानी सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। दिमाग में सवाल आते सेट कर लो, रिएक्शन लिखना है कि गिवन है, रिएक्शन लिखना है कि गिवन है, या तो गिवन होगी या तो लिखना पड़ेगा। रिएक्शन गिवन नहीं, लिखना पड़ेगा। तो लिख देता हूं रिएक्शन हाइड्रोजनेशन। तो C2H2 की रिएक्शन करा लू मैं हाइड्रोजन से, और बना लू मैं C2H6। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। अब अपने आप से पूछो सबका क्या गिवन है, अब अपने आप से पूछो सबकी कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। एक स्टैंडर्ड अप्रोच, सभी सवालों में, सभी सवालों में एक स्टैंडर्ड अप्रोच, एक तरीका, एक मेथड, इंफॉर्मेशन गिवन है डेल्टा एच फॉर्मेशन की। तो क्या करें, फॉर्मूला की दिमाग, सर फॉर्मूला, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलेगा? ऑलराइट, तो प्रोडक्ट में कौन है, C2H6, उसका कितना दे रखा है, माइनस 21.1। रिएक्टेंट में कौन है, C2H2, उसका कितना दे रखा है, माइनस 12.5। हाइड्रोजन का तो दिया ही नहीं सर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0। यार आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों से थर्मोकेमिस्ट्री सबसे आसान है। बच्चे जबरदस्ती घबराते हैं, सबसे आसान थर्मोकेमिस्ट्री है। बस ये दिमाग में सेट हो जाए बस, फिर सवाल है। हाँ, यहां सवाल पढ़ के कठिन लगता है, राइट, देख के कठिन लगता है, सवाल में ऐसा कुछ कठिनाई नहीं होती है। कर लोगे क्या, कर लोगे क्या? जल्दी से बता दो, आंसर आ जाएगा क्या बच्चों? तो कितना है, 5 1 6 2 1 3 और 2 1 3, चेक कर लीजिए जरा। माइनस 33.6 किलो जूल है तो किलो जूल, फलाना है तो फलाना। अगर आप समझ पाए हैं प्यारे बच्चों, तो आओ चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में जरा मुझे बताना, आपको जो रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ, वो रिएक्शन गिवन है कि नहीं गिवन है, वो रिएक्शन गिवन है कि नहीं गिवन है? तो बच्चा बच्चा मुझसे कहेगा सर वो रिएक्शन गिवन नहीं है, सर वो रिएक्शन गिवन नहीं है। और अगर रिएक्शन नहीं गिवन तो हमें लिखना पड़ेगा कौन सी रिएक्शन लिखना, फॉर्मेशन की, कंबशन की, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन किसका, हाइड्रोजनेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही है, और आपके सामने क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को हटा दीजिए तो बनेगा C2H6। जब भी बॉन्ड एनर्जी के सवाल करना, आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलेगा? अब स्ट्रक्चर बना लीजिए, खेल खत्म। तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन यहां है, मतलब बॉन्ड एनर्जी के जो कठिन सवाल आते हैं ना, वो आपको स्ट्रक्चर में कठिन कराता है, सवाल कठिन होता ही नहीं है। स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर ये टॉपिक आसान है। और C2H6 है तो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डन। अब देखो अपने आप से कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? तो बच्चा बच्चा कहेगा सर हमें बॉन्ड एनर्जी की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बताओ फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग, बताओ फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग, बताओ फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग? तो बच्चा कहेगा साफ फॉर्मूला लगाएं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कर लोगे बच्चों? बोलो कर लोगे क्या? सभी बच्चे कर लेंगे, शानदार शानदार शानदार, आंसर आ जाएगा। बस तसल्ली से बॉन्ड गिनना है, ठीक है, तसल्ली से बॉन्ड गिनना है। C डबल बॉन्ड C कितने हैं, 1, तो यहां लिख दो 150। CH बॉन्ड कितने हैं, 4, तो 4 इंटू 100, 4 इंटू 100, डन। अभी हाइड्रोजन भी बाकी है, HH कितना है, 101। ये तो कहानी हो गई रिएक्टेंट की, बस संभल के लिखना और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाओ प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में कौन है, एक C2H6, कितने C सिंगल बॉन्ड C, 1, 80 प्लस कितने CH बॉन्ड, 6, तो लिख दो 6 इंटू 100 यानी कि 600, और इसे करो सॉल्व, आपके सामने आंसर आएगा। क्या सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे?
क्या सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे आंसर बता दो। अरे बहुत आसान सा आंसर है, बता दीजिए। तो बस यही थर्मोकेमिस्ट्री है, 3 जगह फॉर्मूला और बाकी जगह दिमाग, 3 जगह फॉर्मूला और बाकी जगह दिमाग। ठीक है बच्चों, जल्दी से आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। अरे आसान है बच्चों, सॉल्व करो। 150 प्लस 400, तो 400 150 कितना आएगा? 550, राइट, प्लस 101। ठीक है, कर लोगे क्या? चलो, जो भी आएगा वो आप करते रहना, है ना। आओ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। आपका होमवर्क रहेगा, इसे फिल करना है, ठीक है। चलिए आओ अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में आपको क्या दे रखा है? यह सवाल है AIPMT 2008 का, ठीक है। प्यारे बच्चों सुनते चलना। इस सवाल में आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 HCl आर दिस और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा है। अगेन अपने आप से पूछो, जिस रिएक्शन का डेल्टा H पूछा है, जिस रिएक्शन का डेल्टा H पूछा है, वो रिएक्शन गिवन है कि नहीं गिवन है? तो आप कहोगे सर रिएक्शन गिवन नहीं है, और रिएक्शन गिवन नहीं है तो फिर रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो किसकी रिएक्शन लिखना पड़ेगा? सर फॉर्मेशन की। तो बना दो HCl, बना दो HCl। क्या सभी बच्चे कर लेंगे? अब HCl किससे बनाओगे? सर हमें HCl बनाना रहेगा उसके कांस्टेंट एलिमेंट यानी H2 और Cl2 से। यहां लिख देंगे हाफ, यहां लिख देंगे हाफ, खेल खत्म। आसान है। अब अपने आप से पूछो फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं? इनफॉर्मेशन किसकी गिवन है? सर इनफॉर्मेशन गिवन है बॉन्ड एनर्जी की। तो बताइए फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग? इनफॉर्मेशन गिवन है बॉन्ड एनर्जी की, राइट। तो हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। चलेगा कि नहीं चलेगा? हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। और फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, तो डेल्टा H रिएक्शन इक्वल टू समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कितने बच्चों से बन जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से थम्स अप दिखाइए, कितने बच्चों से बन जाएगा? जल्दी से बन जाएगा। तो H2 प्लस Cl2 से HCl, तो वैल्यू लिखना चाहो लिख लो, सॉल्व कर लेना आप इसे आराम से वीडियो को रोक के, ठीक है। 434 अपॉन 2, अपॉन 2 क्यों सर? क्योंकि हाफ है। Cl2 का कितना दे रखा है? 242, 242 अपॉन 2, राइट। अब आ जाओ प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में कौन है? HCl, और ये हो जाएगा 431। कर लोगे ना बच्चों? कर लीजिएगा, ठीक है। कर लोगे क्या? आंसर कितना आ रहा है कोई बता पाएगा? सॉल्व कर सकते हो वैसे, ठीक है क्या? जल्दी से आइए, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले सवाल में। मुझे जल्दी से बता दीजिए अगला सवाल कितने बच्चों से बन जाएगा? पहले जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो, जल्दी से थम्स अप दिखा दो। अगला सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, फिजा ने कहा सर आंसर आ रहा है -93। चेक कर लेना बच्चों, है ना। दैट्स कैलकुलेशन सिंपल। अपन समय को बचाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आएगा -93 किलो जूल पर मोल। देख लेना अगला सवाल। पहले बताओ कितने बच्चों से बन जाएगा? मुझे बताओ रिएक्शन लिखनी है कि ऑलरेडी गिवन है? रिएक्शन लिखनी है कि ऑलरेडी गिवन है? रिएक्शन लिखनी है कि ऑलरेडी गिवन है? सर रिएक्शन गिवन है, मतलब रिएक्शन लिखने की झंझट नहीं है। अरे शानदार साहब, आज पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि मजा आया, रिएक्शन हमें नहीं लिखना पड़ा। Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रहा है 2FeO प्लस CO2। अब अपने आप से पूछो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो फॉर्मेशन की गिवन है कि कंबस्शन की गिवन है? सर ना वो फॉर्मेशन है ना वो कंबस्शन है, यानी आज अपने को लगाना पड़ेगा दिमाग। तो Fe2O3 प्लस 3CO से बन रहा है 2Fe प्लस 3CO2, राइट। चलेगा, इसको कह दूंगा मैं डेल्टा H1। और अगली रिएक्शन है FeO प्लस CO से बन रहा है Fe प्लस CO2, और इसको कह दूंगा मैं डेल्टा H2 और इसको कहूंगा डेल्टा H3। अब मुझे ये सोचना है इस थर्ड रिएक्शन को इन दोनों से कैसे बनाऊं, इन दोनों से कैसे बनाऊं, ठीक है। तो Fe2O3 लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट रहने दो। FeO राइट हैंड साइड में, लेकिन यहां लेफ्ट है। तो मैं समझ गया कि इस रिएक्शन को बनाने के लिए या तो मुझे रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा या तो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बच्चों क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे FeO कितने हैं? 2। यहां पे FeO कितने हैं? 2। और यहां कितना है? 1। तो सबसे पहले मुझे रिएक्शन को उल्टा तो करना पड़ेगा, हाँ या ना।
सबसे पहले मुझे रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तो मैं इस वाली रिएक्शन को नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, देखना। तो रिएक्शन उल्टा किया, Fe प्लस CO2 से बनने लगा FeO प्लस CO, और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर ये 2 नहीं आएगा। तो रिवर्स किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये हो चुका है 2 टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा H2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और पहली रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, पहली रिएक्शन आपको दे रखी है Fe2O3, जिसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना, प्लस 3CO से बना 2Fe प्लस 3CO2। अब इसके डेल्टा H को डेल्टा H ही रहने दे, इन दोनों को कर दे ऐड। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2Fe से 2Fe कैंसिल हो जाएगा, चलेगा, और इस प्रकार से आपको रिएक्शन मिल जाएगी Fe2O3 प्लस CO से बना है 2FeO प्लस CO2। यानी मैं कहूंगा इस रिजल्टेंट रिएक्शन का डेल्टा H3 होगा डेल्टा H1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा H2। यानी कि अगर वो हमें फॉर्मेशन नहीं देगा, कंबशन नहीं देगा, बॉन्ड एनर्जी नहीं देगा, तो फिर प्यारे बच्चों हम वहां पे लगाएंगे अपना दिमाग और सोचेंगे हमसे जो पूछा है, हमें जो दिया है, से कैसे बनाएं, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ कराएं। क्या सबको समझ में आ चुका है? बच्चों एक मिनट, मेरी क्लास है, मैं थोड़ा मैसेज कर दूं। ठीक है क्या? चलिए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? ऑल राइट, हाँ, जो भी आएगा, क्या कोई बच्चा मुझे आंसर बता सकता है कितना आ रहा है? आंसर बता दे जल्दी से, कितना आ रहा है? सॉल्व करिए सभी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व करें, देखो कितना आ रहा है। कर लोगे ना बच्चों? तो आपसे पूछा है डेल्टा H3 और डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेल्टा H1 इज -26.8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा H2, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा H2 मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट? ठीक है बच्चों, माइनस का प्लस हो जाएगा, और जब माइनस का प्लस होगा तो कितना होगा? 16 दूना 32 और 1 31। हेलो, तो 31 दूना 64 और कुछ ऐसा आएगा, चेक करो जरा। डेल्टा एस दे रखा है -16.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बच्चों। हाँ, या तो किलो जूल में निकाल लीजिए, ठीक है, कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? अरे नहीं यार, आपके आंसर इंड्यूस्ड आ रहे हैं, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि मेरी क्लास है तो मैं ज्यादा समय दे नहीं पा रहा हूं। आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्या सभी बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से? ये आपकी जिम्मेदारी है, सॉल्व कर लोगे ना? चलिए, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। नहीं, आपने सॉल्व नहीं किया, एक दूसरे का आंसर देख के टाइप कर रहे हैं। अगर आप समझ पाए हैं तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमारे सिलेबस में इस बार 2 ही चीजें नई ऐड हैं, हालांकि बहुत बेसिक है मगर समझते हैं, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, इसके सवाल कैसे करें वो समझते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ H+, सुनना बच्चों, व्हेन 1 मोल ऑफ H+ एंड 1 मोल ऑफ OH-, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो 1 मोल पानी बनेगा, और जब जब 1 मोल पानी बनेगा, जब जब 1 मोल पानी बनेगा, तब तब जो एनर्जी है, जो डेल्टा एच है, वो है -13.7 किलो कैलोरी, या आप कह दो किलो जूल में -57.3 किलो जूल, या आप कह दो -57.2 किलो जूल। ये न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा, ठीक है, चलेगा? हाँ आयुष, रेजोनेंस के बारे में नहीं देखना है अभी, ठीक है, इधर देखना जरा। तो हम सबके सामने यहां पर इस प्रकार से कंसेप्ट पता हो कि जब 1 मोल H+ 1 मोल OH से रिएक्शन करता है तो 1 मोल पानी बनता है, और जब जब 1 मोल पानी बनेगा तब तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स इट। अब जब हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के सवाल करते हैं तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा, या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, या तो प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का होगा, या तो प्यारे बच्चों वीक एसिड वीक बेस का होगा। यही न्यूट्रलाइजेशन होने वाला है, ठीक है? अगर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो तो एक रूल बना के चलना, एक कंसेप्ट बना के चलना, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आप नीचे लिख लिया करो हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिख लोगे? ग्राम इक्विवेलेंट। और अपने को ग्राम इक्विवेलेंट के ढेर सारे फॉर्मूले याद हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, चलेगा?
अगर वॉल्यूम कभी ml में है तो फिर उसी का नाम हो जाता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट। क्या सबको याद है? तो जब भी ऐसे सवाल करो हमेशा आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के लिख लो ग्राम इक्विवेलेंट, और डेल्टा एच का फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा एच का फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इंटू -13.7। अगर आपको माइनस से डर लगे तो माइनस साइन पहले मत लगाना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में माइनस लगा देना। लेकिन अगर ऑप्शन आपसे पूछता है किलो जूल में, तो अब डेल्टा एच का फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इंटू -57.3 किलो जूल। तो डिपेंड करता है वो किस यूनिट में आपसे पूछ रहा है, जैसी यूनिट होगी वैसा आपको फॉर्मूला लगाना है। यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर कभी एक से ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट होंगे और किसी का कम किसी का ज्यादा होगा, तो जब भी आप डेल्टा एच निकालोगे उस समय ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का लोगे, उस समय ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का लोगे। चलेगा प्यारे बच्चों? बोलो चलेगा? उस समय ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का लोगे। मैं इसे एक छोटे से सवाल से सिखाता हूं कुछ ही देर में। लेकिन अगर कभी कोई भी कंपोनेंट वीक होगा तो जो एनर्जी रिलीज्ड है, तो जो एनर्जी रिलीज्ड है, तो जो एनर्जी रिलीज्ड है वो 13.7 से कम होगा, वो 13.7 से कम होगा, और जितने का डिफरेंस होगा, जितने का डिफरेंस होगा, जितने का डिफरेंस होगा, वही मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा एच आयनाइजेशन होगा। यानी कि दिमाग में कंसेप्ट सेट कर लो, अगर कभी न्यूट्रलाइजेशन का सवाल आएगा, अगर वहां स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक से ज्यादा होगा तो लिमिटिंग रीजन वाले का मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर कोई कंपोनेंट वीक होगा आई एम डैम श्योर किलो कैलोरी है तो 13.7 से कम होगा, किलो जूल है तो 57.2 से कम होगा। लेकिन अगर स्पेशल केस में अगर कभी कोई कंपोनेंट ऐसा है, अगर कभी कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसका हो रहा है हाइड्रेशन, जिसका हो रहा है हाइड्रेशन, जिसका हो रहा है हाइड्रेशन, जैसे कि छोटे छोटे एटम हो गए, फ्लोरीन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, लिथियम हुआ, ऐसा कोई एटम हुआ, तो जो एनर्जी रिलीज्ड है, जो एनर्जी रिलीज्ड है वो 13.7 से होगी ज्यादा, वो 13.7 से होगी ज्यादा। आओ प्यारे बच्चों, इन सभी कंसेप्ट्स पे कैसे सवाल बनते हैं देख लेते हैं, और यहां तक आपका सफर रहेगा थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है? तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम जो आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे मुझे समझाने देना। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड NaOH, एसिटिक एसिड एंड NaOH। तो उसने बोल दिया एक कंपोनेंट वीक है और एक कंपोनेंट स्ट्रांग है, तो एसिटिक एसिड और NaOH के बीच का जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है -13.2, और फिर कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उसने पर इक्विवेलेंट बोला है देखना, और KOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब रिएक्शन करता है तो होता है -13.7। यानी उसने कहा जो स्ट्रॉन्ग है उसका जो एनर्जी रिलीज है वो -13.7 है, और वीक का जैसे मैंने कहा कि 13.7 से कम होगा, और जितने का डिफरेंस होगा वही डेल्टा एच आयनाइजेशन होगा। तो वीक का कितना है 13.2, स्ट्रॉन्ग का कितना है 13.7, डिफरेंस कितने का है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस सर, डिफरेंस जो है ना वो है 0.5 का, और डेल्टा एच आयनाइजेशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, डेल्टा एच डिसोसिएशन कभी नेगेटिव नहीं होगा। आंख बंद करके आंसर कहना सर आंसर 0.5 होगा। बच्चों यानी कि दिमाग में सेट कर लो, अगर स्ट्रांग होगा तो वही होगा, अगर वीक होगा तो अपने को डिफरेंस बताना है, और जो डिफरेंस वही आंसर होगा। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी बता दीजिए, क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में डन 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 टाइप कर दे। हेलो, अगर आप ये समझ पाए हैं प्यारे बच्चों, तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आप ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 0.3 मोल HCl is mixed with 1 मोल of NaOH। तो सबसे पहले पहचान लो किसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, सबसे पहले पहचान लो किसके बीच में हो रहा है। एक तो है मेरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और एक तो है मेरे भाई स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब दोनों का क्या निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मोल वाला। फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। कितने मोल है इसके स्ट्रॉन्ग एसिड के 0.3, एन फैक्टर कितना 1, कितना ग्राम इक्विवेलेंट 0.3, स्ट्रॉन्ग बेस कितना मोल 1, एन फैक्टर कितना 1, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया प्यारे बच्चों 1। हेलो, अब बताओ क्या एक से ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट है? यस सर। और अगर एक से ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट होंगे तो अपने निकालना पड़ेगा एलआर। कौन एलआर है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये वाला।
यानी जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होगा वो होगा 0.3 इंटू 13.7 किलो कैलोरी, और क्योंकि ये रिलीज एनर्जी है तो लगा दीजिए माइनस साइन। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं है? द मोस्ट सिंपल टॉपिक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हेलो, समझ पाए हैं क्या? बोलो 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 बच्चों, क्या सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो आप सबके सामने अगला सवाल ये कर डाला तो मैं समझ जाऊंगा आपने कंसेप्ट को अपने जहन में उतार डाला। क्लियर है साहब? चलिए सबसे पहले पहचानिए कौन है सर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अरे फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है? यस सर। क्या करोगे सर? वही जो पहले किया। क्या किया सर? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या करोगे? फॉर्मूला लगा के निकालेंगे सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट का यहां पे कौन सा फॉर्मूला चलेगा? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। डन है बच्चों? अरे बोलो डन है। चलिए तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 इज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? H2SO4 का लिख रहा हूं मैं 100 ml इंटू 0.1 मोलर इंटू 2, और NaOH का लिख रहा हूं मैं 100 इंटू 0.1 इंटू 1, राइट। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो इसका नाम ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, इसका नाम हो जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। चलेगा बच्चों? बोलो चलेगा। ये कितना आएगा? 20। ये कितना आएगा प्यारे बच्चों? 10। तो एलआर कौन हुआ? ये वाला। एलआर कौन हुआ? ये वाला। एलआर कौन हुआ? ये वाला। अब निकाल दो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू 10 इंटू 13.7। अब सुनो, आपने जो लिखा है ये ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, राइट। तो जब आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो उस वक्त आपको दिमाग में ये रखना है कि जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो यहां पे किलो जो कैलोरी है, मिली और किलो कैंसिल होगा, आंसर आपका आएगा कैलोरी में। यानी आंसर आएगा 10 इंटू 13.7 कैलोरी। अगर कोई जूल में निकालता है तो अब यही कंसेप्ट हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू 10 इंटू 57.2 जूल। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो। तो प्यारे बच्चों ये रहा आज आपका थर्मोकेमिस्ट्री का सफर। मैंने यहां पे सवाल तो कुछ और भी रखे थे, लेकिन आज इस सेशन को यहीं पे रखना पड़ेगा। 2-3 सवाल और थे, इस सेशन को यहीं तक रखना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरी अगली क्लास है। तो आई होप आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स की कहानी पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने पूरी और कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समेटने की कोशिश करी है। मैं ये मान के चल रहा था कि आप सब वो बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने उन चीजों पे फोकस किया है जो एक बार एग्जाम के पहले देखनी जरूरी है। ठीक है, चलेगा? तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सब यहां बने रहे, अपना कीमती समय दिया। लगे रहिए आने वाले पेपर की पूरी ताकत से तैयारी में। ठीक है, पूरी ताकत से तैयारी में लगे रहिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आज इस सेशन को यहीं पे करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, जल्दी ही आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच, करते हैं इस सेशन को एंड। विश यू ऑल द बेस्ट।